नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करना बीजेपी को शायद बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। बीजेपी से या तो अपनी खुशी नहीं संभाली जा रही है या फिर अपने समर्थकों पर लगाम लगाने में उसके नेता नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि सोमवार से यानी नतीजे आने के दिन से टीएमसी के दफ्तरों पर हमले, आगजनी, तोड़फोड़ और पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले, इतनी घटनाएं हुई हैं कि चुनाव आयोग को इसमें दखल देना पड़ा और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इन हालात के बाद बीजेपी और चुनाव आयोग के लिए टीएमसी के तेवर और कड़े हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ बाकी विपक्षी दलों ने भी चुनाव आयोग को जमकर घेरना शुरू कर दिया है। आज ही राहुल गांधी ने बीजेपी की सरकार को एक पोस्ट में घुसपैठिया सरकार बता दिया है, यानी अब बीजेपी की सरकार घुसपैठिया सरकार है, यह कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है, जरा आपके सामने लाता हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें? और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाएं तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। ये बात यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं। घुसपैठिया हरियाणा में, वहां तो हरियाणा की सरकार को घुसपैठिया सरकार कह रहे हैं, और यहां हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। यहां पर हर छठा सांसद बीजेपी का जो है 240 सांसद जो जीत के आए 2024 के चुनाव में, उसमें से हर एवरी सिक्स्थ पार्लियामेंटेरियन जो बीजेपी का जो सांसद है वो वोट चोरी करके जीता है। ये राहुल गांधी यहां कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात यहां कह रहे हैं। और अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो ये 140 सीट के 140 का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकते हैं, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। यानी 2029 में अगर निष्पक्ष चुनाव होंगे तो बीजेपी 140 भी नहीं जीत पाएगी, ये राहुल गांधी ने बता दिया है। बीजेपी ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि घुसपैठियों वाला दांव उस पर ऐसा उल्टा पड़ेगा कि उसकी सरकार को ही घुसपैठिया सरकार बता दिया जाएगा। लेकिन सच तो यही है कि न महाराष्ट्र, न हरियाणा, न बिहार, न मध्य प्रदेश, इन सब में बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया तो नहीं गया था, मगर नतीजे उसी के पक्ष में आए और अब पश्चिम बंगाल में भी वही हाल बन गया है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने सही कहा है कि पूरी मशीनरी उसके हाथ में है, यानी बीजेपी के हाथ में है। जरा सुन लीजिए तेजस्वी यादव को। कि तंत्र मंत्र षड्यंत्र का भी जो है उजागर जल्दी होने वाला है, लेकिन बंगाल हो, ये हम लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा था कि इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। लेकिन बीजेपी है, पूरा सिस्टम और मशीनरी इनके हाथ में है। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो आप जानते हैं, जब अंपायर ही बेईमान हो तो क्या किया जा सकता है। फिर भी हम लोगों की जो विचारधारा है, हार जीत ज्यादा फर्क मायने नहीं रखता है। कई चुनाव होंगे, आते रहेंगे, लेकिन बात है कि अपने विचारधारा के लिए, अपने नीति और सिद्धांत के लिए लड़ाई लड़ना। और हम लोग जो है अपने विचारधारा के लिए हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है उसके खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ तेजस्वी यादव साफ कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ाई हो गई है, और उम्मीद नहीं थी उधर पश्चिम बंगाल में ये रिजल्ट आने वाला है। पूरा का पूरा साफ कर दिया। इधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी आज पत्रकारों से बात करते हुए चुनाव आयोग के तरीके और एसआईआर पर सवाल उठाए। उन्होंने यह भी बताया है कि ममता बनर्जी जिस तरह इस्तीफा न देने की बात कह रही हैं, उसका सच क्या है। आइए जरा सुन लेते हैं। ममता बनर्जी ने कह दिया है, आपको याद होगा कल हम लोगों ने बात बताई थी, ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, और इसकी सच्चाई क्या है ये बता रहे हैं यहां संजय राउत। जरा सुन लीजिए।
इस्तीफा नहीं दूंगी विरोध कर रही हैं जिस तरह से पश्चिम बंगाल में। देखो, ममता बनर्जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, मैंने उनका वो शब्द और शब्द को मैंने वो सुन लिया है और समझ लिया है। ममता बनर्जी ने पहली बात ये कही कि चुनाव आयोग विलन है और ये विलन ने चुनाव जीता है। दूसरी बात है, जिस प्रकार से हर पोलिंग बूथ पर या मतगणना केंद्र पर जो दादागिरी चल रही थी वो बहुत ही घिनौनी हरकत थी। उनका कहना है कि 100 विधानसभा की सीट पर लूट हो गई, ये सच है। लाखों लोगों के नाम डिलीट कर दिए, ये भी सच है। ये सभी बातें जो ममता जी ने कहा है वो सच है। ममता दीदी कहती है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा नैतिक विजय हुआ है, मैं जीत गई हूं। ममता दीदी हमेशा, चाहे मुख्यमंत्री हो, सत्ता में हो या अपोजिशन में हो, वो एक आंदोलक रही है, हमेशा आंदोलन करती आई है। मुख्यमंत्री होते हुए भी बहुत बार सड़क पर ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है ममता दीदी ने, वो देखना चाहिए हम लोगों को। अगर ममता दीदी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, तो मैं मानता हूं ये ममता दीदी का आंदोलन का एक भाग है, एक आंदोलन है, एक निषेध है सरकार की रवैये का। यह आंदोलन है और यह आंदोलन होना चाहिए। तो ये आंदोलन है और ये आंदोलन होना चाहिए, यहां कह रहे हैं संजय राउत। यानी उन्होंने साफ साफ बता दिया कि आखिर क्यों कह रही हैं ममता दीदी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो चुनाव आयोग और बीजेपी पर सभी विपक्षी दलों के प्रहार हो रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में गड़बड़ियों को जाहिर किया। अखिलेश ने कहा है कि हमने हजारों एफिडेविट चुनाव आयोग को दिए लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अखिलेश यादव ने बंगाल में भी धांधली का शक जाहिर करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। आइए जरा सुनिए यहां अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं इसी मसले पे, सुनिए। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। तो सुन रहे थे यहां हमारी मांग, यहां पर सीसीटीवी की बात कर रहे हैं। बंगाल में पूरे देश को उपलब्ध कराई जाए सीसीटीवी फुटेज। तो कांग्रेस, सपा, आरजेडी, शिवसेना, ये सारे दल इस समय खुलकर ममता बनर्जी के साथ खड़े हो चुके हैं और खुद ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगी। बीजेपी ने एक राज्य जीतने के चक्कर में अपनी केंद्र की सत्ता अब दांव पर लगा दी है, ये साफ नजर आ रहा है। वैसे बंगाल का जो अभी हाल है उसके बाद तो यहां भी बीजेपी पर सरकार बनने से पहले ही सवाल उठने लगे हैं। कल इधर सोमवार रात से ही, जिस दिन चुनाव की घोषणा, रिजल्ट की घोषणा हुई है, सोमवार को रिजल्ट आए, आपको याद होगा नतीजे आए। नतीजे जिस दिन आ रहे थे यानी सोमवार की रात से ही टीएमसी के खिलाफ जारी हिंसा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, इन सब से हिंसा में शामिल लोगों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया है और यह निर्देश आज बुधवार को आया है। सोमवार की बात जो है, सोमवार से लगातार वहां हिंसा चल रही है, लेकिन जो अभी बंगाल चुनाव आयोग के अधीन है, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव आयोग के अधीन है। आज जागे हैं ज्ञानेश कुमार और आज उन्होंने सुबह सुबह ये नोटिस जारी किया, सर्कुलर जारी किया कि वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को, वहां के पुलिस अधिकारियों को कि हिंसा में शामिल लोगों की गिरफ्तारी कीजिए, हिंसा न हो, हिंसा को रोकने की कोशिश कीजिए। और कल रात को आपने देख लिया कि कोलकाता के हॉग मार्केट में क्या हुआ। वहां कोलकाता में बुलडोजर लेकर चले गए बीजेपी के गुंडे और वो सीधे सीधे यूनियन कार्यालय पे, टीएमसी के कार्यालय पे धावा बोल दिए, उसको तोड़फोड़ की, बगल की दुकानों को तोड़फोड़ की, पूरे मार्केट में अफरा तफरी का आलम था। कल शाम रात 9 बजे की बात है और उसके बाद ये बुलडोजर की जो राजनीति है और गुंडागर्दी है उसकी शुरुआत हो गई थी। वहीं आज कोलकाता के इस पूरे मामले के बाद और इलेक्शन कमीशन के सर्कुलर के बाद कोलकाता के पुलिस आयुक्त अजय कुमार नंद ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे
जो गुंडा तत्व है उनको हिंसा से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने विजय जुलूस में बुलडोजर शामिल नहीं करने की भी हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर शामिल करने पर भी रोक है, आप बिल्कुल बुलडोजर यूज नहीं कर सकते हैं। अजय नंद ने आज कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हिंसा और आगजनी के आरोप में राज्य के विभिन्न इलाकों से अब तक 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। उनका कहना है यहाँ पे कि हिंसा को रोकने में अगर पुलिस की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और केंद्रीय बलों ने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की निगरानी के लिए एक संयुक्त कंट्रोल रूम खोला है। पूरे राज्य में 240 क्विक रिस्पांस टीम यानी QRT तैनात की गई है। इसके अलावा मोटरसाइकिलों के जरिए गश्त भी शुरू हो गई है। ये बातें अब कह रहे हैं अजय नंद साहब। ज्ञानेश कुमार और अजय नंद का एक्शन में आना दिखा रहा है कि बीजेपी दबाव में आ चुकी है। उधर दक्षिण भारत चलते हैं, साउथ इंडिया चलते हैं जरा। दक्षिण भारत में भी बीजेपी को झटका लग गया है। आपने देखा केरल में तो बीजेपी जीत से बहुत दूर रही। तमिलनाडु में भी DMK की हार के बाद बीजेपी की जितनी उम्मीदें थीं वो सब खत्म हो गईं, वो सत्ता का हिस्सा नहीं बन पाई। लेकिन तमिलनाडु की कांग्रेस इकाई ने TVK को यानी एक्टर विजय को अपना समर्थन दिया है और इस शर्त पर कि वो सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं जाएगी। अब अभिनेता से नेता बने विजय ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है और कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे एक्टर विजय। यानी अब आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी को छोड़कर सारे दक्षिण भारत में कांग्रेस सत्ता में रहेगी। आप चले थे नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए और आज की तारीख में दक्षिण में अगर आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो हर जगह कांग्रेस सत्ता में काबिज है। और उसके अलावा झारखंड में कांग्रेस सत्ता पर है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सत्ता के साथ है और हिमाचल प्रदेश में है ही। तो ये तमाम राज्यों में आप समझ सकते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, लेकिन 6 राज्य ही लेकिन इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ये राज्य जब दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी अपना पैर जमाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। केरल में आपने देख लिया कि क्या कुछ नहीं किया। तमिल संगमम करते रहे नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में, वाराणसी में, आपने वो भी देखा। लेकिन उसके बाद भी यहाँ जब उन्होंने उद्घाटन किया नए संसद भवन का, वहाँ पे उन्होंने क्या स्थापित किया था आपने वो भी देखा। अब मैं नाम क्या लूँ। तो इसीलिए ये सब कुछ करने के बाद भी दक्षिण में कुछ नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी। लेकिन यहाँ उत्तर में और खासकर पूर्वोत्तर में, बंगाल में, असम और बंगाल में जो कुछ किया है उसका संदेश भी पूरी दुनिया में गया है। और उसके बाद बहुत सारे सवाल यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। इन सवालों का जवाब क्या नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी दे पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। तो सवालों के घेरे में, जीतने के बाद भी सवालों के घेरे में कैसे है भाजपा, और यहाँ पर भाजपा की जीत अगर कहा जाए तो भाजपा की जीत सवालों के घेरे। चर्चा ये भी कि बीजेपी की जीत में हार का बड़ा संदेश कैसे छिपा है, इसको जरा और एलोब्रेट करेंगे। और आइए अब स्वागत करते हैं हम अपने उन तमाम साथियों का जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त देखिए 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ हैं सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में उनका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें देख लीजिए। अब कितनी तस्वीरें दिखाऊं, आप लोग बहुत अच्छी तरह से देख रहे होंगे। इन सब के साथ साथ कुछ वीडियो जैसे जो मीम्स बनाते हैं, जो वीडियो बनाते हैं जिसमें ममता बनर्जी की तरह कोई साड़ी पहने हुए, धोती लपेटे हुए और उसको सिंबॉलिक रूप से रस्सी से खींचते हुए, उसको जूता मारते हुए, ये सब पश्चिम बंगाल है। ये पश्चिम बंगाल, क्या पश्चिम बंगाल को मणिपुर बनाना चाहती है वहाँ की जो आगामी सरकार है, जो जीत के आई सरकार, वो, या कुछ और है? क्योंकि अब जाकर आज सुबह सर्कुलर आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। 2 दिन तक क्या सो रहे थे? और अब मांगा जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज मांग रहे थे। कल आपने देखा अभिषेक बनर्जी ने सीसीटीवी फुटेज मांगा। अभिषेक बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया
कि ईवीएम 100 से ज़्यादा जो सीट्स हैं उसके ईवीएम बदल दिए गए हैं, उसके नंबर जो हैं अलग हैं, जो फॉर्म 17C में नंबर है कुछ और वहाँ जो नंबर हैं वो कुछ और है। इतनी धांधली, और अगर नहीं है धांधली तो इन धांधलियों के आरोप को सही साबित कर दो, गलत साबित करो, आप अपने आप को सही साबित करो। और इन सब के बीच राहुल गांधी घुसपैठिया सरकार कह रहे हैं। हर छठा सांसद बीजेपी का जो है वो वोट चोरी से बना है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और उसके बाद भी सब चुप है, बीजेपी चुप है। और बीजेपी चलिए पॉलिटिकल बयानबाजी हो जाएगी, लेकिन चुनाव आयोग चुप है। कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, राहुल जी भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, ममता बनर्जी भी कह रही हैं, अभी कर नहीं रहे हैं। खैर अभी 1 महीने का टाइम दिया जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी के स्टेटमेंट से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पता चलता है कि उन्होंने ठान लिया है कि वो करने वाली हैं, और 1 महीने के अंदर वो काम होगा जो देश की जनता चाहती है लोकतंत्र को बचाने के लिए। देखिए, जो अखिलेश यादव ने और जो अभिषेक बनर्जी ने चार्जेस लगाए 2, वो इतने ज्यादा सीरियस हैं। और देखिए, देश की जनता चाहती है ट्रांसपेरेंसी। हम ये चाहते हैं कि अगर अभिषेक बनर्जी ने ये कहा कि 12 बजे से 6 बजे तक वहां पे जिस प्रकार से वहां कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई, और जैसे ममता बनर्जी कह रही हैं कि जब वहां गई उसके बाद बत्ती को बंद करके उनकी पिटाई की गई, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं, और ये देश की जनता भी जानना चाहती है, भाई सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए आप काउंटिंग सेंटर की, और सिटिंग अगर उसके अंदर ये प्रूव होता है कि अभिषेक बनर्जी गलत बोल रहे हैं, देश की जनता को विश्वास हो जाएगा, ईमानदारी से चुनाव हुआ है, कोई बेईमानी नहीं हुई है। काउंटिंग सेंटर पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस को इसलिए नहीं बिठाया गया था, ये लोग मान जाएंगे कि वहां पे जो टीएमसी के वर्कर्स हैं और कार्यकर्ता हैं उन्हें मार मार के भगाया जाए। ये मान लिया जाएगा कि बीजेपी चुनाव जीती है, हम लोग भी जनमत को स्वीकार कर लेंगे। अभिषेक बनर्जी ने भी कहा अगर ये सीसीटीवी फुटेज हमको दिखा दे, एक चैलेंज है, एक प्रकार का चैलेंज है, अगर सीसीटीवी फुटेज में प्रूव हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव आयोग ने और सेंट्रल रिजर्व पुलिस ने लोगों की पिटाई नहीं की है, हम लोग बात खत्म कर देंगे और मान लेंगे कि भारतीय जनता को उनको बधाई दे देंगे। लेकिन अगर सिद्ध होता है कि वहां पे जो ममता बनर्जी और ये कह रहे हैं वो अगर बात सही है और वहां पे वर्कर्स को पीट पीट के भगाया गया है और सेंट्रल रिजर्व पुलिस ने पीटा है या मूक दर्शक बनी रही जब उनकी पिटाई हो रही है, तो ये तो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक बात है। जो अभिषेक बनर्जी ने दूसरा चार्ज लगाया वो तो और भी ज्यादा सीरियस है। वो ये कह रहे हैं 17C के अंदर जो क्रम संख्या दिखाई गई है ईवीएम की, बॉक्सेस की, और जिसपे काउंटिंग, मैं पहले भी इसका शक जाहिर कर चुका हूं, कई बार मैंने डिबेट में बात कही है, वोट कहीं पड़ रहे हैं, गिने कहीं जा रहे हैं। तो ये जो चीज है, देखिए, अच्छा आपको ये भी खबर मिली होगी, संदेश खाली के अंदर एक ऐसा आक्रमण हुआ है और वहां इस प्रकार के देसी बमों का उपयोग हुआ है कि वहां सेंट्रल रिजर्व पुलिस के भी 5-6 लोग घायल हो गए। तो अब यह प्रश्न उठता है कि अगर सेंट्रल रिजर्व पुलिस बंगाल के अंदर अगर मान लीजिए वो नहीं है, सेफ नहीं है, तो वहां की जनता कैसे सेफ है? हम अपने बंगाली भाइयों को कैसे भूल जाएं? हम कैसे मान लें कि वो सेफ है? आपको ये भी पता होगा राजीव जी कि पंजाब के अंदर आज 2 बम विस्फोट हुए हैं। देखिए, वास्तविकता यह है, क्या ये पाकिस्तान इसको वॉच नहीं कर रहा होगा? क्या इसको दुष्ट तत्व जो हमारे देश को विघटित करना चाहते हैं नहीं कर रहे होंगे? कि हमारी सारी सेंट्रल पुलिस तो लगी हुई है बंगाल के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराने में, और इलेक्शन कंडक्ट कराने के बाद इस प्रकार की हिंसा हो रही है। तो अब तो ये भी शक हो रहा है कहीं ये मार पिटाई इसलिए तो नहीं हो रही है कि राजीव जी आपको मैसेज दिया जा रहा है, मुझे मैसेज दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश और पंजाब की जनता को मैसेज दिया जा रहा है कि गलती मत करना। अगर तुमने समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर या पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के कार्यकर्ता या बूथ लेवल वर्कर बनने की कोशिश की, तुम्हारा वही हश्र होगा जो बंगाल के अंदर टीएमसी के वर्कर्स का हो रहा है। एक प्रकार की इनडायरेक्ट मैसेजिंग होगी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं हम ईवीएम बदल देंगे, हम एसआईआर में नाम काट देंगे, हम लोगों को वोट नहीं देने देंगे, काउंटिंग सेंटर पे आपके कार्यकर्ताओं को भगा देंगे, उसके बाद इलेक्शन जीत जाएंगे, उसके बाद आपके घरों को तोड़ेंगे, जलाएंगे। देखिए, ये जो पूरे विश्व को मैसेज दिया जा रहा है और हम जैसे लोगों को मैसेज दिया जा रहा है, तो देखिए, मैं तो राजीव जी आपके कार्यक्रम से एक अपील करता हूं अमित शाह साहब से, सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए। ये वो सीसीटीवी फुटेज तो है नहीं कि आपने कहा साहब पोलिंग बूथ पे हमने सीसीटीवी लगाए थे, लेकिन क्योंकि महिलाओं का वो डिस्क्लोज ना हो जाए, उनकी फोटो दिखानी उचित है या नहीं है। भैया, ये तो काउंटिंग सेंटर की बात है ना। काउंटिंग सेंटर में आपने सीसीटीवी फुटेज इसी लगाए थे और सेंट्रल रिजर्व पुलिस को इसीलिए रखा था।
सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इसीलिए रखा था, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इसीलिए नहीं रखा था, वहां ट्रांसपेरेंसी रहे, बेईमानी ना हो। वो ट्रांसपेरेंसी हमें दिखा दीजिए, हम माफी मांग लेंगे और आपकी बात मान लेंगे, आप इलेक्शन जीत गए। देखिए ये बात बिल्कुल सही है जो ममता बनर्जी ने कहा, और जो अभी आपने बताया कि किस प्रकार से जो संजय राउत है स्टेटमेंट दे रहे हैं, अखिलेश यादव स्टेटमेंट दे रहे हैं, अखिलेश यादव वहां जा रहे हैं और तेजस्वी यादव स्टेटमेंट दे रहे हैं और राहुल गांधी स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए ये देश के लिए समय है, हम लोग पुरानी नुक्ताचीनी अपोजिशन के अंदर क्या हुआ, इंडिया गठबंधन के अंदर क्या हुआ, इसको छोड़कर इस समय अपने देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ये सारे विपक्षी दलों से ये अपील करते हैं, तुरंत एक अपील वो बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए और केवल इसी डिमांड पे कि आप सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, आपने हमारे कार्यकर्ताओं को और वहां काउंटिंग एजेंट्स को कैसे पिटाई की, उनको बाहर किया, उसके बाद आपने ईवीएम कहीं वोट पड़वाए थे और कहीं गिने, इसी पे आंदोलन चलाइए, देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। क्योंकि देश ये लोकतंत्र के हरण पे और ये संविधान के अपमान पे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पे बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने वो ठान लिया है, आपने ये देश की जनता को दिखा दिया है कि 2029 में जो चुनाव होगा उसके पहले सारे विधानसभा के अंदर आपका शासन होगा, उसके बाद यही ज्ञानेश कुमार गुप्ता वो चुनाव कराएंगे, हो सकता है प्रीपोन में चुनाव करा दें और उसके बाद 450 सीट लेके आएंगे और हमारे देश के संविधान को बदल देंगे, बाबा साहब का अपमान करेंगे, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करेंगे। इसलिए ये समय की मांग है कि विपक्षी नेता एकजुट होकर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, पूरे हिंदुस्तान के नेता इकट्ठे होकर जनता का टेस्ट ले लें कि जनता उनके साथ है कि नहीं, और उसके बाद जनता का सैलाब देख के इनके जो बाकी बचे हुए होश उड़ जाएंगे। और अगर ये सीसीटीवी फुटेज दिखा देते हैं और ये दिखा देते हैं इन्होंने कोई बेईमानी नहीं की, मार पिटाई नहीं की, लेकिन ये शक जरूर पैदा करता है 8 घंटे काउंटिंग होने के बाद भी 1-2 राउंड की काउंटिंग होना और उसके बाद लाइट का चला जाना और ममता बनर्जी का हार जाना, बनारस के अंदर लाइट का चला जाना और मोदी जी का जीत जाना, उसी प्रकार से जिस प्रकार से अब ये संदेश खाली में हो रहा है, पंजाब के अंदर हो रहा है, राजीव जी मुझे डर लग रहा है, अपनी भारत माता के लिए डर लग रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें जो हैं वो यहां पर मैच करती हैं। जैसे देखिए कितने मुख्यमंत्री हारे, ममता बनर्जी हार गई, इस बार 2 मुख्यमंत्री हारे हैं, स्टालिन हार गए उधर तमिलनाडु के। अच्छा इससे पहले आप देखिए नवीन पटनायक जी हार गए ओडिशा में, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हार गए, उधर गौरव गोगोई हार गए, मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन उनको जिम्मेदारी थी उनकी वहां पे। इसी चुनाव में 3 बड़े नेता हार गए। और ये क्रोनोलॉजी क्या, ये उन्हीं के उधार ले रहा हूं, अमित शाह जी क्रोनोलॉजी समझाते हैं। ये क्रोनोलॉजी क्या कहलाता है प्रशांत टंडन जी, कि ये बड़े बड़े नेता अपने अपने दलों के छत्रप वो हार जाते हैं। केरल में कुछ दाल नहीं गलने वाली थी, इसलिए शायद विजयन जो हैं पिनरई विजयन को छोड़ दिया गया। और जो यहाँ पर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे हैं, बहुत सही बात कह रहे हैं कि ये पूरा हर चुनाव के समय और ऐसे लोगों को हराना है, लाइट गुल हो जाती है, बिजली काट दी जाती है। आखिरी समय में ममता बनर्जी 16,000 वोटों से आगे हैं और उसके बाद धीरे धीरे जब 16,000 वोटों से आगे थी ममता बनर्जी, तो उसी जगह पे आपने ये देखा कि 3 घंटे तक 12वें राउंड से 13वें राउंड आने में लग गया, 2 घंटा लग गया 13वें से 14वें राउंड आने में, घंटा भर लग गया 14वां से 15वां राउंड आने में, और इसके बाद हो गया। तब तक ममता बनर्जी पहुंची थी, मार पिटाई करके भगा दिया गया। सीसीटीवी फुटेज मांगा जा रहा है, कोई कहने वाला नहीं। 3 दिन बाद होश में आते हैं ज्ञानेश कुमार जी। तो ये सब इस क्रोनोलॉजी को कई लोगों को लगता है, कई लोग कहते हैं चलो हार गए तो आप चिल्लाने लगते हो, आप लोग भी यहां पर डिबेट में आ जाते हो। कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा प्रशांत जी डिबेट? पूरा का पूरा गोदी मीडिया तो वहां पर क्या कर रहा है वो आप लोग देख रहे हैं, जय जयकार कर रहा है। और सब लोग इसमें, हमारे इसमें भी कई सब लोग कैसे हारे, एंटी इनकम्बेंसी, कल ही आप बात कर रहे थे, 20 साल हो गए वहां बिहार में इनकी सरकार के, वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन यहां 15 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है। 10 साल हो गए हिमंता बिस्व शर्मा की वहां सरकार जो है, मतलब असम में बीजेपी की सरकार के, वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हरियाणा में 10 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इतने साल हो गए, बीच में मध्य प्रदेश में तो सिर्फ 18 महीने की सरकार बनी थी, 12 महीने की।
शायद 18 महीने की, वो उसके बाद और पूरे 23-25 साल से 2003 से वहां पर सरकारें हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और बाकी जगह आप बात कीजिए तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है, बाकी जगह बात कीजिए तो यहां पर इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ममता बनर्जी के साथ राहुल गांधी ने ऐसा भाषण दे दिया इसलिए ऐसा हो गया, राहुल गांधी और ममता बनर्जी हाथ मिला लेते तो वो हो जाता। ये सारी चीजें जो हैं, ये ज्ञान जो बघाड़ने आ जाते हैं, उनको यह समझ में नहीं आता है कि यहां पे हो क्या रहा है, ये धांधली हो क्या रही है, जड़ में क्यों नहीं जा रहे हैं प्रशांत जी? जी, बेसिक बात यही है राजीव जी कि जैसे ही हम इन मुद्दों पर बहस करते हैं या बातें करते हैं, विमर्श करते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी मुद्दे क्या थे, अपोजिशन यूनिटी, अपोजिशन एक साथ लड़ता तो भी ये नतीजे आते राजीव जी। ये तो तय किया हुआ इलेक्शन था ना, फिक्स मैच था ये। तो इसमें अगर आप वोट चोरी के अलावा कुछ और बात अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस बड़े क्राइम को, जो लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ हो रहा है, आप उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, आप उसकी स्वीकारता बना रहे हैं। तमाम सारे डेटा सेट घूम रहे हैं मीडिया में, और मीडिया का एक हिस्सा जिसमें अंग्रेजी अखबार भी शामिल है, कुछ तमाम तरीके से डेटा को समझा रहा है। डेटा की बात मैं भी करूंगा थोड़ी सी, लेकिन ये एक राष्ट्रीय स्तर पर फ्रॉड है इलेक्शन का, और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे अलाउ किया इस इलेक्शन को जब इतने लाखों वोटर नहीं थे। उन्होंने मीडिया में आके इंटरव्यू में कहा है किसी तो, और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन पिटीशन होनी चाहिए सुप्रीम चुनाव आयोग के खिलाफ। वो सीधी सीधी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर डाल रहे हैं। तो अब, और दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में खासकर, देखिए अभी आपने कहा कि डीएमके के चीफ भी आ गए, चीफ मिनिस्टर भी आ गए, स्टालिन साहब। ये कैसे हो रहा है? उनकी सीट में भी तो वोटर डिलीशन हुआ ना। तमिलनाडु में 70 लाख लोग काटे गए। अभी उसका विश्लेषण डेटा का नहीं आया, लेकिन तमिलनाडु में भी ये खेल हुआ है, और उसकी वजह भी है, वो मैं बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो स्टालिन थे वो डीलिमिटेशन को लेके सभी दक्षिण भारत के राज्यों को गोलबंद कर रहे थे, एक बड़ा मुद्दा बना रहे थे। और मैं आपको अभी भविष्यवाणी कर दूं कि अगला एसआईआर के बाद जो अगला औजार ये लाएंगे बड़े बड़े स्तर पे घपलेबाजी का, वो डिलिमिटेशन होगा। उसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो असम में टेस्ट कर लिया गया, जैसे एसआईआर की टेस्टिंग हो गई थी बिहार में और इम्प्लीमेंट हो गया वेस्ट बंगाल में। अब डिलिमिटेशन की टेस्टिंग हो गई पायलट प्रोजेक्ट की असम में, कि किस तरीके से सीटों को बांटना है, किस तरीके से सीटों की बाउंड्रीज को इधर उधर करना है, और उससे जो है तमाम जो दूसरे पक्ष के वोट हैं उनको बांट दो। तो ये तो असम में हो गया, उसके नतीजे हमने देख लिए। तो असम का नतीजा डिलिमिटेशन से निकाला, और बंगाल का नतीजा जो है वो उससे निकाला, एसआईआर से। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ये कह रहे थे चुनाव के पहले कि अगर 15%, 10% से ऊपर विक्ट्री मार्जिन और डिलीशन में फर्क होगा तो वी विल अप्लाई आवर माइंड, हम उस पर सोचेंगे। तो जज साहब को मैं एक दो आंकड़े बता देता हूँ राजीव जी। 50% ऐसी सीटें बीजेपी ने जीती हैं जहाँ पे विक्ट्री मार्जिन जो है वो डिलीशन से ज़्यादा कम है, यानी डिलीशन जो है वो ज़्यादा हुआ और उससे कम विक्ट्री मार्जिन है। इसमें से बीजेपी, इसमें से पश्चिम बंगाल में विक्ट्री मार्जिन से ज़्यादा डिलीशन वाली 145 सीटें हैं। इस 145 में बीजेपी ने, ये मैं थोड़ा सा आपको, ये थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं 145 या कितना, आप 150 बता रहे हैं कुछ सीटें, 145 सीटें, 145 सीटें, ये जो है ये बंगाल के
जो ममता बनर्जी की कैबिनेट के जो मंत्री कैसे हारे हैं, डिलीशन, इसको अगर थोड़ा आप वो कर लीजिए, एक्सपोज करके थोड़ा जूम, हाँ इससे देखिए ममता बनर्जी थोड़ा और ताकि पढ़ने में आए, हमारे तमाम साथी पढ़ पाएं, इसको थोड़ा और एक्सपोज कीजिए, जरा लाइए। हाँ अब देखिए, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर भवानीपुर से 15,105 वोट से हारती हैं और वहां एसआईआर में डिलीशन होता है 51,022 वोटों का, जो यहां प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं, बता रहे हैं। आप देखिए, स्नेहाशीष चक्रवर्ती ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जांगीपारा से 862 वोट से हारते हैं, डिलीशन होता है 17,541 वोटों का। अरूप विश्वास पावर मिनिस्टर टॉलीगंज से हारते हैं, 6,013 वोटों से हारते हैं और वहां डिलीशन होता है 37,889 वोटों का। फिर बंकिम चंद्र हाजरा को देखिए, ये हैं सुंदरबन अफेयर्स मिनिस्टर, सागर से हारते हैं 7,881 वोटों से, यहां पर 12,142 वोटों का डिलीशन होता है। मोलोई घटक को देखिए, पब्लिक अफेयर्स मिनिस्टर, यहां पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर आसनसोल उत्तर से, और 57,000 से ज्यादा वोटों का डिलीशन होता है, 11,615 से हारते हैं। ये पूरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट, इससे आप समझ सकते हैं कि ये कैसे यहां डिलीशन ज्यादा और कम वोटों से हारा है। और ये पूरे मिनिस्टर्स एक एक करके पूरी लिस्ट लेके आप ऐसे ही करोगे कि कौन कहां से लड़ेगा और उसको उन जगहों के वोटर को आप काट दें, वहां से वोटर्स रहने ही न दें, डिलीशन इस ढंग से हो। ये तो छोटा सा नमूना है प्रशांत जी, ये छोटा नमूना है प्रशांत जी। आप 145 की बात कर रहे हैं, लंबी लिस्ट है। मैं 145 में और चीजें बताता हूँ राजीव जी। इस 145 में बीजेपी ने 96 सीटें जीती हैं, उसमें से सिर्फ 15 सीटें ऐसी हैं जो 2021 में जीती थी, सिर्फ 15। बाकी 81 सीटें नई सीटें हैं जहां विक्ट्री मार्जिन जो है वो कम है डिलीशन से। तो अब सोच लीजिए आप, ऐसी टीएमसी का मैं बता दूं 145 में, इन 145 में 130 सीटें जो है सिटिंग एमएलए की वो टीएमसी की थी। 2026 में 47 बची हैं केवल। तो बहुत टारगेटेड ढंग से डिलीशन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब कह रहे थे कि अगर ये होगा तो वी विल अप्लाई आवर माइंड्स, सो अभी तो वक्त आ गया माइंड अप्लाई करने का, अब तो सोचने का वक्त आ गया। क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये करने दिया, बिना बेसिक क्वेश्चन को एड्रेस किए हुए कि क्या एसआईआर लीगल है, और ये होने दिया। अब इसमें हम कौन सी एनालिसिस आप करेंगे? अभी आपने बता दिया, मैं बता रहा हूँ डेटा। इसमें कौन सी एनालिसिस आप करेंगे कि कौन सी एंटी इनकम्बेंसी थी और कौन सा मुद्दा काम किया, कौन सा नहीं काम किया? महिलाओं को ट्रांसफर वोट होता है, वो पैसा ट्रांसफर होता है। बिहार में तो नीतीश कुमार को वोट मिल जाता है, और ये बंगाल में होता है तो महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी वोट नहीं मिलता है। ये कौन सी एनालिसिस है, कौन सी ये पॉलिटिकल थ्योरी है भाई? तो इसलिए बड़े पैमाने पर फ्रॉड हुआ है, और इसके खिलाफ अब अपोजिशन के सामने रास्ते बड़े सीमित हैं और कठिन हैं। बड़े फैसलों का वक्त है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कल सुबह आप कर ले, जोश में कोई काम नहीं करना चाहिए, एसेस करना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अपोजिशन को, कलेक्टिव अपोजिशन को, जिसमें ममता भी शामिल हो, डीएमके भी शामिल हो, भले ही वो अभी कांग्रेस से बाहर चले गए हैं तमिलनाडु के कुछ इक्वेशन की वजह से, लेकिन एक साथ बैठकर कुछ बड़े फैसले करने पड़ेंगे। और लेकिन उन बड़े फैसलों से पहले इस मीडिया कुछ करना पड़ेगा। जब तक आप इस मीडिया कुछ नहीं करेंगे, आपका कुछ भी फैसला होगा, वो हिंदू मुसलमान नफरत वाला जो मीडिया है, वो आपके किसी भी आंदोलन को, बड़े जोश में लोग कहते हैं कि सड़कों पे आ जाए, सड़कों पे आ जाएगा, दिखाएगा कौन? या तो पहला काम अपोजिशन को तय करना चाहिए कि ये हेट स्पीच वाले मीडिया क्या करे, बायकॉट करे कि क्या करे उनके लिए,
और उसके बगैर अगर कोई आंदोलन पे जाएंगे तो मैं अभी आपके प्रोग्राम में कह दूं कि वो कामयाब नहीं होंगे, विफल हो जाएंगे। और बीजेपी और नरेंद्र मोदी अब अगले टारगेट की तरफ बढ़ गए हैं। SIR से उनको जो चाहिए था उन्होंने ले लिया, अब उनको डिलिमिटेशन चाहिए। इसलिए मैं कांग्रेस के बहुत से लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कांग्रेस की सूझबूझ की दाद दूंगा यहाँ पे कि वो विजय के साथ शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि अगर तमिलनाडु वो स्टेट है जहां से डिलिमिटेशन का झंडा उठना है, और तमिलनाडु में अगर विजय के साथ AIADMK चली जाती तो ये डिलिमिटेशन का मुद्दा तमिलनाडु से लाते, और अगला निशाना जैसे मैंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट असम से हो चुका है डिलिमिटेशन का, अब उनको डिलिमिटेशन की तरफ बढ़ना है मोदी। इसके बाद SIR के बाद अब डिलिमिटेशन और उसका नमूना एग्जाम्पल उन्होंने पेश कर दिया है उधर असम में। और उसके बाद देखिए असम में 22 कांग्रेस के जो जीत के आए हैं उसमें से कहा जा रहा है, और बार बार हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि देखिए मुस्लिम लीग कांग्रेस हो गई है, यहाँ 21 मुसलमान उम्मीदवार जीत के आए हैं। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। उस पे असम पे और तमिलनाडु और केरल, इन तमाम राज्यों पे अलग से बात करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से पॉडकास्ट करेंगे, हम उस पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक हॉट स्टेट जो है, सीट नहीं बल्कि स्टेट, वो इस वक्त पश्चिम बंगाल बना हुआ है। उस पर चर्चा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ हिंसा हो रही है, इसलिए ज़रूरी है। बाकी जगह कम से कम हिंसा तो नहीं हो रही। हमारे साथ प्रोफेसर उज्जवल चौधरी जी जुड़ गए हैं। उज्जवल जी, आपका स्वागत करता हूं। और आपके पास, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पे हैं, आपके पास आता हूं जल्दी से, फिर सुनील शुक्ला जी भी हैं हमारे साथ, उनके पास भी आता हूं। चौधरी जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो कल से लेकर अभी लगातार सोमवार से हो रहा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पुलिस कमिश्नर ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया है कि हमने इतने लोगों को पकड़ा है, इतने के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, सब कुछ है। लेकिन इसके बाद भी क्या वहां की हिंसा रुक रही है? पहला सवाल ये। दूसरा, अब यहां पर विपक्ष जिस ढंग से लामबंद हो रहा है, क्या आपको लगता है कि यहां से एक दूसरी लड़ाई की उम्मीद दिख रही है यहां पे? और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि अभी से थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने अपने तमाम जो इलेक्टेड विधायक हैं उनके साथ मीटिंग की है, वहां से क्या कुछ निकल के आया है? आपके पास 3 सवाल प्लीज। क्या निकल का है मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, बाकी चीजों पे मैं बात कर सकता हूँ। पहली बात, सारे राज्य में कम से कम, मतलब लास्ट फिगर तो ये डिबेट रहेगा ही, मतलब संख्या आती रहेगी, कम से कम 40 शहरों में और 3000 से ज्यादा गांवों में, मीडिया के हिसाब से बोल रहा हूँ, 40 शहरों में और 3000 से ज्यादा गांवों में TMC के ऑफिसेस जलाए गए हैं। और TMC के साथ बहुत लोगों के, TMC के लोकल लीडर्स के घर तोड़े गए। बेलेघाटा में एक TMC वर्कर को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वो इंजर्ड हालत में उसके फैमिली हॉस्पिटल ले गए और 3 घंटा बाद उनकी डेथ हो गया। तो ये एक पहला डेथ हो गया है बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस में। और आप दिखा ही रहे हो ऑफिसेस के तोड़फोड़ के पिक्चर जो चल रहा है। न्यू मार्केट जो 100 साल से ज्यादा चल रहा है, न्यू मार्केट ब्रिटिश समय से चल रहा है। नाम न्यू मार्केट है, लेकिन आप जानते हो ये बहुत ऐतिहासिक और हेरिटेज मार्केट है बंगाल का। अधिकतर दुकानें मैंने पारसी, क्रिश्चियन और मुस्लिम के दुकानें अधिकतर हैं। कुछ पुराने हिंदू परिवारों के भी दुकानें हैं। बुलडोजर लाकर 21 से ज्यादा दुकानों को तोड़ा गया है, बुलडोजर लाकर। और ऑब्वियसली बुलडोजर लाकर तोड़ने में कोई सेंट्रल फोर्स नहीं देखा है, पुलिस नहीं देखा, हो नहीं सकता। कलकत्ता के बीचों बीच धर्मतल्ला के उस साइड में, मैंने एस्प्लेनेड एरिया में ये आपका न्यू मार्केट है। तो अब जो मैं कहना ये भी चाहूंगा कि अब लेफ्ट विंग के लोगों को भी मारना चालू हो गया है। लेनिन की मूर्ति तोड़ा गया है, CPM के 2 ऑफिसेस जलाए गए हैं, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ SUCI कम्युनिस्ट के 2 ऑफिसेस जलाए गए हैं। और जादवपुर विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय में ABVP के डंडे लेकर, पत्थर लेकर, फ्लैग लेकर ABVP के ग्रुप्स घुसकर करीबन 40 बच्चों को या छात्रों को आहत किया है। कुछ किसी का डेथ अभी तक नहीं हुआ है, 2 जन का सर फूटा है, बाकी आहत हुए। और ये सारे के सारे SFI और SUC के छात्र संगठन AIDSO के हैं।
तो ये केवल तृणमूल के खिलाफ नहीं हो रहा है, अब पूरी तरह ऑपोजिशन जो भी बंगाल में जितना भी ऑपोजिशन फोर्सेस है, कांग्रेस का अभी तक मैंने सुना नहीं, उसके अलावा सीपीएम पे भी, तृणमूल पे बहुत ज्यादा, और एसयूसीआई पे भी ये अटैक चल रहे हैं। इसके अलावा जो हम जानते हैं कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के समीक भट्टाचार्य, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इसके खिलाफ, और आप जानते हैं कमिश्नर साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इसके अलावा 4-5 एमएलए के वीडियोस देखा है, जैसा सजल बाबू का नाम हम जानते हैं अच्छी तरह से, उस तरह बीरभूम का भी एक बीजेपी के एमएलए हैं जो अपने वर्कर्स को रोकते हुए देखा गया वायलेंस करते हुए। एक बात जो आ रही है कि तृणमूल के जो एकदम नीचे के लुम्पेन एलिमेंट्स हैं, वो अपने को प्रमाण करने के लिए बीजेपी के सामने कि हम तुम्हारे काम के हैं, वो ज्यादा कर रहे हैं, मतलब उनका तरफ ज्यादा है, उनका जो मारपीट में जो हिस्सेदारी उनका ज्यादा है। ये कारण कि वो बीजेपी के नीचे तबके के लोगों को दिखाना चाहते हैं, देखो हम तुम्हारे साथ आ गए, तुम्हारी तरह से हम काम करने लग गए। सो ये बात भी एक बोलने वाली बात है। और इसके अलावा सारे सोशल मीडिया में पोस्ट तो बहुत ही है, मतलब देखकर तंग आ जाते हैं, इतना ज्यादा पोस्ट है कि दुकानें जलाना और ये कई तरह के, जैसा रेलवे की प्रॉपर्टी में आप जानते हो जो वेस्टेड लैंड होता है सरकार के या रेलवेज के, वहाँ छोटी छोटी दुकानें आ जाती हैं, बहुत सालों से चलती रहती हैं, वो 20, 25, 30 साल से चलती रहती हैं। सारे बंगाल में 3 जगह में बुलडोजर और बाकी जगहों में इंसान आकर बीजेपी के फ्लैग लेते हुए ये सारे दुकानें तोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि ये सारे तृणमूल ने पैसे लेकर बिठाए हैं, अगर पैसे लेकर बिठाए भी हैं तो गरीब इंसान है। और 15-20 ऑटो को जला दिया गया है डिफरेंट शहरों में, जो मुझे मालूम है ज्यादा हो सकता है, 15-20 मुझे मालूम है, तो जरूर इससे ज्यादा होगा। हर ऑटो आपको कहा गया है कि भाजपा का फ्लैग लगाकर आप चलिए। मैं अभी आया हूँ विश्वविद्यालय से, अभी 5 मिनट हुआ है आपके इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए आया हूँ, और हर जगह में मैंने रास्ते भर में कम से कम 200-300 ऑटोज देखा है जिसपे भाजपा के फ्लैग लगाए हुए हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वो लोग भाजपा वाले छुपे हुए थे अब आ गए, अपना ऑटो बचाने के लिए, रोजी रोटी बचाने के लिए, तो जो उनका जो डिफरेंट गाड़ियां हैं लोगों को यहाँ से वहां ले जाने के लिए, वो सारी गाड़ियों में फ्लैग्स लगा रहे हैं। दिस इज द रियलिटी इस मोमेंट में। ये सारे मतलब जो हम देख रहे हैं इसकी जगह में यही अभी सिचुएशन है। 9 तारीख तक लगता है ये चलेगा, जब तक भाजपा सरकार का वो नहीं हो जाएगा, क्या कहते हैं, ओथ टेकिंग नहीं हो जाएगा, तब तक 9 तारीख शनिवार को ओथ टेकिंग है, तब तक लगता है ये सब चलता ही रहेगा। क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस के मैंने वीडियोस हैं, फोर्सेस खड़ी है लेकिन आग जलाया जा रहा है। तो यानी ऐसा नहीं है कि सेंट्रल फोर्स पहुंच नहीं पा रही है, जहां पहुंची हुई भी है वहां भी आग लगा, क्योंकि अब मुझे लगता है सेंट्रल फोर्सेस साइलेंट है और पुलिस कंफ्यूज्ड है, क्योंकि नई सरकार आई है। टेक्निकली तो अभी भी ममता जी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन नई सरकार आई हुई है, तो दे डोंट वांट टू बी ऑन द बैड बुक्स ऑफ द पीपल। वो वेट कर रहे हैं कि किस तरह का स्टैंड लेते हैं। तो आगे अगर वाकई भाजपा के नेताओं का इंटेंशंस क्लियर एंड ऑनेस्ट है तो ये रोकी जा सकती है, अभी भी रोकी जा सकती है। तो यहाँ तक अब तक तो वो दिख नहीं रहा है, यद्यपि 2-3 लोगों का वीडियोज आया है शांति की कामना करते हुए या मतलब प्लीडिंग करते हुए अपने वर्कर्स के साथ, शांत हो जाओ। स्टेट प्रेसिडेंट ने तो डराया धमकाया भी है कि हम खुद ही तुमको जेल में डालेंगे। ये जो नए बने हैं, एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, ये बीजेपी का ओरिजिनल वर्कर नहीं है, तृणमूल के नीचे लेवल के वर्कर, कुछ हद तक सच भी है, लेकिन केवल वो नहीं है, बीजेपी के वर्कर्स भी हैं। और चूंकि पुलिस मिलिट्री शांत है, इससे लगता है कि इस पे उनका सरकार मतलब भाजपा का या सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट माने साइलेंट इन्वॉल्वमेंट या सीक्रेट इन्वॉल्वमेंट है। अदरवाइज पुलिस का एक्शन होता, कम से कम सेंट्रल फोर्सेस का एक्शन होता, यूनिफॉर्म लोगों का एक्शन होता, वो नहीं दिख रहा है अभी तक। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये आप महत्वपूर्ण जानकारी अभी दे रहे थे और बने रहिए हमारे साथ, जरा और भी मसले पे बात करते हैं। लेकिन सुनील शुक्ला जी, पश्चिम बंगाल और ये जो कुछ हो रहा है, इसके बाद क्या आप आने वाले समय में चुनाव सुधार की कोई गुंजाइश देखते हैं? धन्यवाद राजीव जी।
ये सुधार शब्द कहां से खोज के ले आए आप? ये तो कहीं विमर्श में ही नहीं है। सुधार की कोई कोशिश पिछले 1 दशक में आपको दिखाई पड़ी हो? कोई ये लगा हो कि चुनाव के प्रति, चुनाव प्रक्रिया के प्रति जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी गतिविधियों के प्रति लोगों में एक जन विश्वास पैदा हो? यह कोशिश कहाँ दिखाई पड़ रही है? किस तरीके से इन संस्थाओं का, इन पूरी की पूरी प्रक्रिया का दलीय हित में उपयोग हो जाए, ये लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बात करती रही है राजनीति में शुचिता की, सार्वजनिक जीवन में पवित्रता की, व्यक्तिगत जीवन में एक आदर्श आचरण की खूब बात करती है वो। लेकिन अगर आप देखिए इसका कामकाज, तो कोई भी नैतिक मर्यादा आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी, अगर आप इस देश का कोई प्रमुख नेता, मेरी स्मृतियों में नहीं है कि किसी राज्य में मतदान हो रहा हो और उसके बगल में आप जाकर के राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। वो बात नहीं करते थे। और किसी भी राज्य के चुनाव में प्रधानमंत्री या केंद्रीय सरकार, विधानसभा चुनाव में इस कदर भागीदारी रहती हो कि सब कुछ पूरा का पूरा तामझाम वहां पहुंच जाए। आज जो सवाल पैदा किए जा रहे हैं, देखिए पश्चिम बंगाल का चुनाव, हमको और आपको ये बात समझ में आ रही थी कि मतदाताओं के नाम इतने बड़े पैमाने पर कटने के बाद चुनाव बहुत ही असमान हो गया है। और ये कई विश्लेषकों का यह मानना था कि विपक्ष को इस चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। भाई, अगर आपका मतदाता ही वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर किस बात का चुनाव? तो इसका तो कोई मान्य मतलब नहीं है। आपने ममता बनर्जी का जो विधानसभा क्षेत्र है भवानीपुर, वो कहाँ पे है? वो बांग्लादेश के किनारे है, सीमावर्ती जिला है वो। भवानीपुर तो कोलकाता में है। कोलकाता, अभी कोलकाता के सुदूरवर्ती इलाके में नहीं है। नगर जो नगर निगम है, कोलकाता नगर निगम, उसका हिस्सा है जी। वहां आपने 51,000 लोगों का नाम काट दिया। किस बिना पे काट दिया? तार्किक विसंगति के नाम पर आपने 1000 लोगों के नाम मतदाता सूची से आपने अलग कर दिए। ये तार्किक विसंगति कहां पे है? आप जन प्रतिनिधित्व कानून, जिसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग काम करता है, चुनाव का संचालन किया जाता है, जो विधायी संगठन है उनका गठन किया जाता है, उसमें कहां पे इसकी व्याख्या है तार्किक विसंगतियों का? किस जगह इसकी चर्चा की गई है? आप जो कुछ भी मनमाना तरीके से लेकर के चले आएंगे, सरकार उसका विरोध करेगी नहीं, सत्तारूढ़ दल उसका विरोध करेगा नहीं, और आप उस आधार पर मतदाता सूची बन जाएगी और मतदाता सूची के विवाद में रहने के बावजूद चुनाव कर दिया जाएगा। ये कहीं होता है क्या? भाई, अगर आप किसी विषय पर आप जमीन के छोटे टुकड़े पे कोई विवाद है, न्यायालय कहता है कि यथास्थिति बनी रहेगी जब तक कोई के अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। किसी एक के पक्ष में नहीं कहता कि नहीं आप इसका उपयोग करते रहिए, जो स्थिति है वो बनी रहे। 2024 का लोकसभा का चुनाव के मतदाता सूची सबके सामने चुनाव कराते, लेकिन 90 लाख लोगों का नाम काट देंगे आप। 90 लाख सामान्य संख्या है। और उसके बाद भी हम और आप चर्चा कर रहे हैं कि बिजली गुल हो गई, भरी दोपहरी में लाखों लोगों का नाम काट दिया गया। कहां खड़े थे आप? कौन सा स्टैंड आपने लिया? उस समय तो आपको लगता है, राजनीतिक दलों को लगता है कि नहीं वो तो जो कुछ भी हो हम अपना चुनाव निकाल ले जाएंगे। नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी में जिसमें अरविंद केजरीवाल चुनाव हुआ, नई दिल्ली कहां है? देश की राजधानी है। वहां घुसपैठिए रह रहे हैं, वहां गैर कानूनी तरीके से लोग रह रहे हैं। 1000 लोगों का नाम आपने वहां काट दिया, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। स्टालिन के विधानसभा क्षेत्र कहां है? कोई उस बॉर्डर पर है, चेन्नई जिले का हिस्सा है। चेन्नई मतलब तमिलनाडु की राजधानी, वहां पर आपने 36,000 लोगों के नाम काट दिए। और उसके बाद डीएमके का जो अध्यक्ष है और राज्य का मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए। चुनाव हारना जीतना ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल जो भी सत्ता में है वो चुनाव जीतेगा, चुनाव हारेगा। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के, चुनाव की प्रक्रिया तो की शुचिता तो बरकरार रखी जाए। जो मतदाता है उसको वोट देने का अधिकार तो दिया जाए। आप अपने अनुसार मतदाता तैयार करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि जनादेश है। और अपने अनुसार मतदाताओं की सूची तैयार करने के बाद भी विपक्षी दलों की बात नहीं समझ में आती कि चुनाव में किस तरह की घेरबंदी की जा रही है।
ममता जी और टीएमसी के लोगों को जमीनी हकीकतें नहीं पता हो रहा था कि 90 लाख लोगों के नाम कटेंगे, और ये एसआईआर की बात को लेकर के ममता जी तीसरी बुरी तरह से मजबूती के साथ लड़ रही थी सड़कों पर। इस बात का एहसास नहीं था। इस चुनाव में सिवाय चुनाव के बहिष्कार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। या तो सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करे, सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करके बात कहे कि भाई आप मतदाता सूची के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मतदाता सूची चुनाव का आधार है। अगर उसमें उसको लेकर के लोगों के मन में सवाल है तो चुनाव के परिणाम को लेकर के सवाल क्यों नहीं पैदा होंगे, और क्यों नहीं पैदा होने चाहिए? आपने इतने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे। आपने तमाम अभी एक लंबी लिस्ट दिखा दी आपने पश्चिम बंगाल की, जहां पे कितने मैंने हजारों लोगों के नाम कट गए और कुछ हजार से या कुछ 700 800 900 वोटों से लोग चुनाव हार गए हैं, और वहां 30,000 35,000 लोगों के नाम कटे हैं। ये सवाल नहीं पता होगा। ये सवाल और यह केवल कोरे बयानबाजी से काम नहीं चल रहा। इसको बड़ी मजबूती के साथ लोगों के बीच में आपको जाना पड़ेगा। और अब ये थोड़े ये कह सकते हैं आप कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के लोगों ने खारिज कर दिया। ममता बनर्जी को भी 40% से ज्यादा वोट मिला है। उनके मत प्रतिशत में 5 या 6% की गिरावट आई है। या तो ये स्थिति नहीं हो सकती ना कि पूरा का पूरा ध्रुवीकरण हो गया, पूरा का पूरा एक समूह ममता बनर्जी के खिलाफ चला गया, लोगों ने टीएमसी को सत्ता से बाहर करने का निर्णय ले लिया। ये तो स्थिति नहीं कर सकते हैं आप जी। अगर आप ये कहेंगे कि साहब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो गया, 70% वहां पे हिंदू है पश्चिम बंगाल में, 70% से ज्यादा, 27% या 28% मुसलमानों की संख्या है। और मत प्रतिशत कितना है भारतीय जनता पार्टी का? 70% है, 65% है, 60% है। अगर ध्रुवीकरण होता तो लोग जाते हैं। 45% है। तो मतलब अगर 70 में 45% आपके पास गए लोग, तो आप कहते हैं कि नहीं एक तरफा उठ गया है उनका। एक तो केवल एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश है जी। बड़ा सवाल है। सुनील जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं प्रोफेसर चौधरी जरा जी चौधरी साहब, आवाज दीजिए। आवाज आपका ठीक, इधर से आवाज नहीं आ रही है, जरा आवाज बढ़ाइए प्रोफेसर उज्जवल चौधरी। हाँ जी, अभी ठीक है? हाँ अब ठीक है जी। तो सुनील जी की बात को मानते हुए मैं 2-4 डेटा रखता हूं जिससे कि ये बात एकदम सशक्त तरीके आ जाए। बीजेपी को 45.8% वोट मिला है, जो कि वोट की संख्या में 2.9 करोड़ है रफली। मैं होल नंबर बता रहा हूं। AITC मतलब तृणमूल को 41.4% मिला है, जो कि 2,58,00,000 है। केवल 32 लाख का फर्क है, 31 लाख सम थाउजेंड्स का फर्क है। डिफरेंस 5% से भी थोड़ा कम, 4.9%। CPIM INC को मिलाकर 9% वोट मिला है। प्रोजेक्टेड डिफरेंस 31 लाख है। टोटल SIR में डिलेशंस 91 लाख है, आउट ऑफ विच 27 लाख ऐसे हैं जो ना कि हाँ है या ना कि ना है, एडजुडिकेशन के अंदर है, और उसमें से अधिक लोग मतलब वोटर्स हैं ही। इसके अलावा उसमें से केवल 1500 का केसेस की निष्पत्ति हुई, जिसमें से 1300 आ गए वापस। तो फॉर्म 7 का डिलीशन 5.5 लाख का हुआ, और नए मतलब वोटर लिस्ट छपने के बाद फॉर्म 6 से नए एडिशन 6,50,000 हुआ। तो दिस इज वन पॉइंट आपको रखना था। सेकंड, जो 12% नाम डिलीट हुआ है, जिसमें डेफिनेटिवली डेड, माइग्रेटेड या डुअल, ये टोटल नंबर 54 लाख है। 91 में से 54 लाख, यानी ऑलमोस्ट 33-34 लाख इसमें से वो है, क्या कहते हैं, डिस्प्यूटेड है, जिसमें 27 लाख सरकार खुद ही बोल रही है, मतलब इलेक्शन कमीशन खुद ही बोल रही है कि डिस्प्यूटेड है, लेकिन डिफरेंस 32 लाख का है। तो आप किसी जगह से भी ध्रुवीकरण नहीं है, कोई भी एंगल से। और उन्होंने सही किया, 73.4% हिंदू पॉपुलेशन है, बाकी सब मिलाकर माइनॉरिटीज पॉपुलेशन है, उसमें 2-1% नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी भी है। लेकिन उसके बावजूद भी 73 में अगर आपको 45% टोटल मिला हुआ है, और वो भी 93% वोट होने के बाद, तो ध्रुवीकरण नहीं कह सकते। हाँ, हिंदुओं के वोट आपको ज्यादा जरूर मिला है, जरूर एंटी इनकम्बेंसी दिखता है, लेकिन ये नहीं दिखता है कि ध्रुवीकरण है। और दूसरा,
ये डाउटफुल रहेगा ही। आपने 32 लाख वोटों से जीता है और 27 लाख प्लस 7 लाख एडिशन 34 लाख आप डाउटफुल केसेस है, मतलब 27 लाख को आपने वोटाधिकार दिया ही नहीं और 7 लाख आपने ऐड किया आखिरी मोमेंट में। टीएमसी 130 सीट में जो उनका कंट्रोल था वो बीजेपी के पास चला गया। 130, उसमें 86 स्विंग सीट्स है जिनमें 8,000 से कम मार्जिन में जीता है और हर एक में 15,000 से ज्यादा डिलीशन है। मतलब ज्यादा बने वो 50-60 हजार तक भी, जैसा उन्होंने भवानीपुर का 51,000 का जो पॉइंट बताया। एंड देयर आर सिंपल, जादवपुर फॉर एग्जांपल, जादवपुर में बीजेपी 900 वोट से जीता है जबकि वहां पे 56,000 वोट काटे गए, 900 वोट से जीता है। अब किस बेसिस पे बोलोगे कि यह स्विंग है? टॉलीगंज बहुत ही पॉपुलर लीडर है, एक मिनिस्टर थे अरूप विश्वास, चलो 27,000 से वोट उसमें बीजेपी जीता है लेकिन 62,000 वोट काटे गए, 62,000 काटे गए। किस बेसिस पर? एक के बाद एक मोस्ट सक्सेसफुल मिनिस्टर, मैं एक को पर्सनली जानता हूं, सुजीत बोसु एक मिनिस्टर थे और सुजीत बोसु विधाननगर एरिया में वेरी वेरी पॉपुलर। यहां तक भी उनके सामने जो कैंडिडेट्स वो भी खुद भी कैंपेन नहीं किए हैं क्योंकि उनका इमेज पॉलिटिशियन से ज्यादा सोशल वर्कर है। तो सुजीत बोसु 16,000 वोट में हार गए, कोई विश्वास भी नहीं कर। यहां तक भी भाजपा का कैंडिडेट जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट है डॉक्टर सरादत चैटर्जी, अच्छे इंसान है, वो भी खुद विश्वास नहीं किए पहले, उनके भी काउंटिंग एजेंट्स विश्वास नहीं किए, वो खुद भी काउंटिंग एजेंट्स को बोले, ये भी आ गया है मीडिया में। सो मिला के एक एंटी इनकम्बेंसी था, मानता हूं, लेकिन वो नहीं था स्विंग, क्या बोलते हैं इसको, आपने क्या शब्द यूज किया, हिंदू जो मतलब फुल माने फुल स्विंग नहीं हुआ है, फुल स्वीप नहीं हुआ है हिंदू का, सॉरी मेरी हिंदी सेकंड लैंग्वेज सीखी गई है, मेरी मातृभाषा नहीं है तो माफ कीजिएगा। तो ध्रुवीकरण नहीं है। और तीसरा पॉइंट है जो इसमें कहना मुझे बहुत जोर शोर से कि 126 सीट्स में वोट्स कैंसल्ड इज फार मोर देन द डिफरेंस ऑफ द विन, मार्जिन ऑफ द विन। 126 सीटों में, जो कि हाफ से ज्यादा है, 207-8 सीट जीते हैं, हाफ से बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये पूरी बातें अब नहीं, बट अब ये पोस्ट फैक्टो है, आप कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं, करना चाहिए, लीगल रूट एक लेना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ फर्क होने वाला नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूरा प्ले बुक को समझना है स्टेप बाय स्टेप, और इसको रोकने के लिए यूनाइटेड ऑपोजिशन को एक तरफ फील्ड में आने का और दूसरी तरफ 29 का पूरा स्ट्रैटेजी बनाने का। भाजपा को आज रोकने का एक ही रास्ता है, हर वोट का अकाउंट करने का है, मतलब पूरे ऑपोजिशन को हर वोट के पीछे लगने का है। एक साथ में सारे देश में कॉन्टेस्ट करूंगा कोई मतलब नहीं है, आप उन्हीं सीटों में कॉन्टेस्ट किए जहां आप मेन ऑपोजिशन है या रूलिंग विनिंग कैंडिडेट है। ऐसा करके 1:1 कैंडिडेट अगर हुआ और हर वोटर का मैपिंग हुआ, जिस तरह से भाजपा को तो एक बात माननी पड़ेगी, पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट हर वोटर को मैपिंग करना वो एकमात्र भाजपा ही करती है। एक समय में सीपीएम करता था, कुछ भी नहीं है प्रोफेसर साहब, ये उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो जो आपने शुरुआत में कहा कि कैसे डिलीशन, पहले ये डिलीशन और फिर प्रशांत टंडन जी जो कह रहे हैं कि इसके बाद डिलिमिटेशन, डिलीशन एसआईआर में, देन डिलिमिटेशन जो आने वाले समय में है। आपके पास वो वैक्सीन है, वो जो मैं अभी उस दिन परसों नरसों बोल रहा था, आपने वो ट्रायल कर लिया 2 जगहों पे, एक असम में और एसआईआर नाम की जो वैक्सीन है उसको आपने बिहार में ट्रायल, पहला ट्रायल था, दूसरा ट्रायल आपने बंगाल में कर लिया, और डिलिमिटेशन की पहली ट्रायल जो है वो आपने यहाँ असम में कर लिया। अब इसके बाद आप पन्ना प्रमुख में जाएं, एंटी इनकम्बेंसी में जाएं या और कुछ में जाएं, कुछ नहीं होने वाला, सब आपका सिर जो है वो घूम जाएगा, नाचने लगेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर आपको वोट बॉयकॉट करना पड़ेगा, तो एक ही रास्ता रह गया, यूनाइटेडली आप वोट बॉयकॉट या अपने इलेक्शन के सिस्टम को बदलने के लिए। ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, ये इलेक्शन कमिश्नर जो है, ये जो मनमानी हो रहा है, इस मनमानी को रोकना होगा। और इस हिंदुस्तान ने कई मनमानियों को रोका है। आज इतनी जल्दी हम इस बात से कैसे निराश हो जाएं, हताश हो जाएं, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते।
हम लोग तो खैर पत्रकार लोग हैं, लेकिन जो बाकी सोशल वर्कर, पत्रकार भी एक सोशल वर्कर होता है, ऑटोमेटिकली होता है। समाज के, देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। सही सूचनाओं का आदान प्रदान करना, उसके बाद सही राह पे देश को ले जाना, ऐसे नेताओं को ले जाना जो सोशल वर्कर्स हैं उनको ले जाना, उनको सपोर्ट करना। और इसीलिए समाज ने बहुत कुछ देखा है, झेला है। अंग्रेजों से हम लोगों ने, शेर के मुंह से तो हम लोगों ने निवाला छीना है। तो उसके, और ये क्या है, एक इलेक्शन कमीशन को सीधा नहीं कर सकते क्या? यहाँ की जो ऑटोनोमस बॉडी है उसको ठीक नहीं कर सकते क्या? अगर कहीं तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर सवाल पैदा होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से सवाल नहीं कर सकते क्या? सुनील शुक्ला जी, जरा जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जो प्रोफेसर चौधरी साहब जो कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण कह रहे थे, थोड़ा इसको आगे बढ़ाइए जल्दी से, फिर आता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास। नहीं राजीव जी, सवाल यह है कि चौधरी साहब ने कहा कि एक एक वोट की चिंता करनी पड़ेगी। अरे वोट रहेगा तब ना चिंता करेंगे, वोट ही नहीं रहेगा। आप अभी बोल रहे हैं आपका नाम विवादास्पद लोगों की श्रेणी में डाल दिया जाएगा, लगे रहिए आप। सवाल इस बात का है कि अगर वोटर लिस्ट भी अपने अनुसार बनाई जाएगी, कंप्रोमाइज वोटर लिस्ट होगी, तो क्या कर लेंगे आप? सवाल है, जिस बात के लिए देश जाना जाता रहा है, सार्वभौमिक मतदाता, जो इस देश में रह रहा है वह इस देश का मतदाता है। उसको आप किंतु परंतु ये टेक्निकलिटी के नाम पर उसको आप हटा नहीं सकते। और अगर आपको हटाना है तो इन सभी विवादों का समाधान करके अंतिम लिस्ट प्रकाशित कीजिए और उसके बाद चुनाव कराइए। बिहार का चुनाव, बिहार की वोटर लिस्ट आज तक विवादों में है। आज तक उसमें सुप्रीम कोर्ट का अंतिम वर्डिक्ट नहीं आया। चुनाव हो गया, क्यों हो गया, क्यों कराया गया? और अगर आपको चुनाव कराना था बिल्कुल करा लीजिए। 2024 का जो स्वीकृत मतदाता सूची है, 2024 के मतदाता सूची पर तो कोई विवाद नहीं है। अगर 2024 की मतदाता सूची पे विवाद है तो उस मतदाता सूची के नाम पर हुए चुनाव भी अवैध हैं, रद्द कीजिए आप आज के केंद्र सरकार को रद्द कीजिए। उस आधार पर जो चुनाव हुए हैं बाद में उनका उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें खत्म कीजिए, जो कहीं गैर कानूनी है। ये सवाल है कि आप ये बहुत ही एक एक वोट के पीछे पड़ जाए। अरे वोट कहाँ है? क्या ममता बनर्जी या टीएमसी के लोगों ने अपने वोट की चिंता नहीं की? ममता बनर्जी तो वोट की चिंता को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में खड़ी हो गई, जगह जगह प्रदर्शन किया, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर मोहल्ले में, हर गली में टीएमसी के लोगों ने दफ्तर खोले कि जिनका नाम SIR के तहत आ रहा है वो उनको मदद करने के लिए हम खड़े रहेंगे। क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रिब्यूनल बनाइए। ट्रिब्यूनल ने काम किया क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने ये माइक्रो ऑब्जर्वर लगा दिया निर्वाचन आयोग ने। किन नियमों के तहत लगा दिया? और न्यायिक प्रक्रिया के तहत कैसे आप इसको ला दिए? कौन व्यक्ति मतदाता सूची में रहेगा, कौन व्यक्ति मतदाता सूची में नहीं रहेगा, किसका फॉर्म 6 आप स्वीकार करेंगे, किसका फॉर्म 7 आप रिजेक्ट करेंगे, यह अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी का है। इसमें कोई विकल्प नहीं है। किसी तीसरे को क्यों लगा देंगे आप? किन नियमों के तहत लगा देंगे? लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हमको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, वो सबने स्वीकार किया। लेकिन इस तमाम प्रक्रियाएं अपनाई गई चुनाव की शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए नहीं। इसका प्रयोग इस तरह से किया गया जिससे सत्तारूढ़ दल को फायदा हुआ। पहला राजनीतिक दल मैं देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, जिसने मतदाता सूची से लोगों के नाम काटे जाने को लेकर कोई प्रतिरोध नहीं किया। कैसे संभव है यह भारतीय जनता पार्टी डेमोग्राफी बदलने को लेकर के हंगामा करती रही है। पश्चिम बंगाल में उदाहरण के तौर पर सबसे बड़ा जिला मुर्शिदाबाद है। ये कहा जाता है कि यहाँ डेमोग्राफी 70%, 60%, 80% मुसलमान है। भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई वहां? किसने दे दिया? और अगर मुसलमान और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो हमारे भारतीय राजनीति के लिए तो बहुत ही खुशी का पल होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों में एक मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाती, एक मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाती, जिन मुसलमानों को लेकर के हेमंत बिस्वा शर्मा साहब कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गई है, जितने उसके उम्मीदवार जीत करके आए सब मुसलमान, यानी मुसलमान विधायक होना पाप हो गया। और उस पार्टी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मुसलमान वोट दे रहे हैं। ये सहज तरीके से हो रहा है। सवाल इस बात का है कि जो चुनाव का तरीका आप इसका कोई तरीका नहीं है। आप इसके खिलाफ एक राजनीतिक माहौल आपको बनाना पड़ेगा।
और ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके खिलाफ जनता आपको छोड़ के नहीं गई है। आप ये नहीं कह सकते जनता आपको छोड़ के चली गई। अगर आप स्टालिन के विधानसभा क्षेत्र से 36,000 लोगों का नाम काट देंगे, 8,000 वोट से 8,000 के अंतर से चुनाव हार जाएंगे, क्या मतलब हुआ इसका? सवाल इस बात का है ना कि आप लोगों को मताधिकार का प्रयोग ही नहीं करने दे रहे हैं। वही लोग वोट देने जाएंगे जिसको आप चाहेंगे, और इस प्रक्रिया को कैसे स्वीकार किया सकता है? और इस प्रक्रिया पर आया हुआ जनादेश क्यों उसको आम व्यक्ति का जनादेश माना जाए? कैसे माना जा सकता है? कौन सी तार्किकता है? आप कितने संख्या गिना दीजिए, सवाल ये केवल कारण यह है। चाहे आप बताइए कि इतने सीटें ऐसी हैं जहां पे इतने कम अंतर से हार गए। अरे साहब, हारना ही हारना है। 15,000 50,000 से ज्यादा अंतर से जीती थी भवानीपुर में ममता बनर्जी पिछली बार, 15,000 से आपने हरा दिया। और आप इतनी बड़ी संख्या में जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोगों के नाम कटे हैं वहां का परिणाम देख लीजिए। सवाल इस बात का है कि जो तरीका अपनाया गया, डिलिमिटेशन की बात की, यार डिलिमिटेशन को जम्मू कश्मीर में को लेकर के एनसीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस सवाल उठा रही है, पीडीपी सवाल उठा रही है कि कहां, मतलब ये लोकसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो उसका एक हिस्सा पहाड़ के उस पार है। अरे किस बात के लिए डिलिमिटेशन किया जाता है भाई? कि आप क्षेत्रों को और तार्किक कर दीजिए, वो जो स्कैटर्ड हो उनको ठीक कर दीजिए। इसलिए थोड़ा होता है कि एक जिले में अगर 4 ब्लॉक हैं तो 4 अलग विधानसभा क्षेत्र में उसको आप डाल दीजिए। तर्कसंगत नहीं है। इसलिए जो तरीका अपनाया गया है चुनाव को प्रभावित करने का, सवाल उस पे है। और वो सवाल अगर इसका समाधान निर्वाचन आयोग नहीं करता, सरकार उसके साथ खड़ी नहीं होती, न्यायिक आपको राहत नहीं मिलती, तो सिवाय राजनीतिक आंदोलनों के अलावा और कोई विकल्प नहीं है आपके पास लोगों को विश्वास में लेने के। और लोगों ने किया इस काम को है, लोग सड़कों पर उतरे हैं। जहां तक हिंसा का सवाल, देखिए ये 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, चौधरी साहब आप याद कीजिए कितने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। किन किन कांग्रेस और सीपीएम के दफ्तरों पे टीएमसी के लोगों ने कब्जा किया, आज भी उनका कब्जा है। कितने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था। जो एक राजनीतिक संस्कृति पैदा हुई थी वामपंथियों के जमाने में, उस संस्कृति को टीएमसी ने आगे बढ़ाया। और यह नाराजगी लोगों ने, आम जनता ने ममता बनर्जी के सामने प्रस्तुत किया। ममता बनर्जी से किसी को शिकायत नहीं है। और चौधरी साहब, मैं जा करके देखा हूं, ये जो आसनसोल उत्तरी से जो चुनाव हारे हैं, मैं इनके दफ्तर में जा करके देखा हूं किस तरह की कार्यशैली, इतनी एरोगेंसी आपके अंदर है। लेकिन सवाल है कि इस एंटी इनकम्बेंसी, इस एरोगेंसी या जनता से कटे होने के कारण का परिणाम नहीं है। अगर ये परिणाम उसके कारण आया होता तो हम आप स्वागत करते। 41% अगर जनता वहां की वोट दे रही है टीएमसी को, तो इसलिए नहीं कि लोगों के मन में इतनी नाराजगी है कि एकदम टीएमसी को उखाड़ फेंकना है। ये एक मैनेज चुनाव है, एक ऐसा चुनाव है, एक ऐसे तरीके से चुनाव कराया गया जिससे एक दल विशेष को फायदा हो। जी, सवाल इस पे है, मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से काट करके और एक अपने अनुसार तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर कराया गया चुनाव संदेह के घेरे में रहेगा, और इसका जवाब निर्वाचन आयोग को देना होगा। जी बिल्कुल। प्रोफेसर स्वामी जी, क्या चुनाव आयोग की जब बात आ रही है तो आप चुनाव आयोग को अब यहाँ से उसके रुख में परिवर्तन देखते हैं, या चुनाव आयोग बिल्कुल जैसे अभी डटा हुआ वैसे ही बिल्कुल बैटिंग करता हुआ नजर आएगा किसी पार्टी विशेष के लिए, ऐसा देखा जाए? क्योंकि जो है, और धीरे धीरे चुनाव आयोग की भूमिका, चुनाव आयोग के साख का भी तो सवाल है। राजीव जी, हम लोग सारे पैनलिस्ट रोज आके यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको बार बार उसी का व्याख्यान करते हैं। प्रॉब्लम पूरे देश को पता है, एवरीबडी नोज। अब सवाल यह है सॉल्यूशन क्या है। भाई हमें तो सॉल्यूशन ढूंढना है ना। इसी डिबेट के अंदर 3 पैनलिस्ट ने 3 सॉल्यूशन दिए। एक पैनलिस्ट ने कहा कि आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि गोदी मीडिया हमारे साथ नहीं। गोदी मीडिया आपके साथ आएगा भी नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया जो है पैसा पाता है, उसका कमर्शियल वेंचर है, सरकार से पैसा मिलता है, इसलिए वो चलता है। अगर सरकार पैसा न दे व्यूज के आधार पर वो नहीं चलेगा, गोदी मीडिया आपके साथ नहीं आएगा।
इसका माने आंदोलन न करें। नंबर 2, दूसरा ये सॉल्यूशन दिया गया कि साहब चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए। अगर आपने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, गोदी मीडिया अगले दिन से गाने लगेगा कि विपक्ष डर गया, महामानव से डर गया, मोदी जी से डर गया, मोदी जी के प्रभाव मंडल से प्रभावित होकर डर के भाग गया, और पूरा देश समझ जाएगा कि मोदी जी तो नॉन वॉलेजिकल हैं और देश के विपक्ष ने उनके सामने समर्पण कर दिया। तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प यह है, और जो राजीव जी आपने भी कहा, अंग्रेजों के जमाने में गांधी जी ने बिना किसी हथियार के अंग्रेजों को भगा दिया ना, उससे ज्यादा खराब स्थिति है क्या आज? अखिलेश यादव के साथ 2.5-3 करोड़ लोग हैं ना, तेजस्वी यादव के साथ 2.5-3 करोड़ लोग हैं ना, 16-17 करोड़ राहुल गांधी के साथ है ना, 2.5-3 करोड़ लोग ममता बनर्जी के साथ है ना। आप गांधी से आपने सीखा क्या? अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं वोटर लिस्ट की। अरे जो अभिषेक बनर्जी बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है उसका तो कोई जवाब दे दे। 17C के हिसाब से, 17C फॉर्म के हिसाब से जिन वोटिंग ईएमएम के अंदर वोट पड़े हैं उसमें गिने ही नहीं गए हैं। अब ये अभिषेक बनर्जी का जवाब क्या नहीं देना चाहिए चुनाव आयोग को? अगर मान लीजिए आपने वोट दिया एक ईवीएम में, ये हरियाणा में अंदर नहीं हुआ था, ये दिल्ली के अंदर नहीं हुआ था कि 95-99% चार्ज बैटरीज वहां पे मिली थी, और ये बात ममता बनर्जी भी कह रही। तो ममता बनर्जी को अभी ये हरियाणा और दिल्ली के अंदर नहीं हुआ था क्या? पूरे देश में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। ज्यादातर जो ईवीएम्स थी उसकी बैटरी जो थी 99% चार्ज थी, जो पॉसिबल नहीं है। कोई दुनिया में ऐसी बैटरी नहीं बनी कि 8 घंटे के वोटिंग और 1 महीने तक पड़े रहने के बावजूद उसकी बैटरी चार्ज रहे। देखिए, प्रश्न यह है, अभिषेक बनर्जी के दोनों प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। पहला जवाब यह देना पड़ेगा कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप दिखा दीजिए। अगर वो सिद्ध होता है कि अभिषेक बनर्जी झूठ बोल रहे हैं, हम लोग सब माफी मांग लेंगे, हम मान लेंगे आप चुनाव जीते हैं। अगर आप आनाकानी करते हैं, इसका माने चोर में आपने चोरी की है और आपने चोर में आपकी भी भागीदारी है, आपको जेल जाना पड़ेगा। और सीसीटीवी दिखा दीजिए। अगर गलत सिद्ध होता है और इसके बाद सिद्ध होता है कि आपने बेईमानी की है, वहां पे तृणमूल के वर्कर्स को पीटा है, मारा है, और सेंट्रल रिजर्व पुलिस वहां पे खड़ी रही, मूक दर्शक बनी रही, तो दंड आपको भुगतना पड़ेगा। और अंत में वेट कर लेंगे, गोदी मीडिया कहीं रहे, देश की जनता लोकतंत्र का हनन नहीं सहन करेगी। मैं तो नहीं सहन करूंगा, मैं तो संविधान की हत्या नहीं सहन करूंगा। कोई जाए ना जाए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी अगर सड़क पे उतरते हैं, मैं तो उसे ज्वाइन करूंगा। जिंदा लौटू न लौटू आंदोलन से मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी भारत माता के लिए इतना त्याग मैं करूंगा। अगर देश की जनता उमड़ती है सड़क पे, बड़े बड़े गुंडे बदमाशों को, बड़े बड़े तानाशाहों को जनता के दबाव ने हटा दिया, और अगर जनता का दबाव नहीं बनता है, जनता मानती है चुनाव फेयर हो रहे हैं, उनके गुंडे हम लोगों को रोक लेते हैं, हमारा सिर फोड़ देते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को सड़क पर उतरना पड़ेगा, गोदी मीडिया साथ हो ना हो। राकेश टिकैत ने और किसान आंदोलन में बड़े बड़े किसान नेताओं ने यह नहीं सोचा था कि गोदी मीडिया आपके साथ नहीं है। यूट्यूबर्स ने दिखाया था और पूरे देश ने समझ लिया था कि किसानों ने ऐसा वो लड़ा था, माहौल पूरे विश्व के अंदर उसकी प्रशंसा हुई थी। 13 महीने तक हिंसा नहीं हुई थी, 550 किसान मर गए थे। ये गांधी ने सिखाया था, जो किसानों ने सीख लिया, इन राजनीतिक नेताओं ने नहीं सीखा। अगर 1 महीने तक ये सड़क पे नहीं उतरे, राजीव जी आपके कार्यक्रम में आके मैं विपक्षी नेताओं को गरियाने लगूंगा। जितना बीजेपी को गाली नहीं दूंगा, उससे ज्यादा विपक्षी नेता को गाली दूंगा। ये निकम्मे लोग, ये एसी रूम में बैठे रहे लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग, विदेश जाने वाले लोग, ये हमारे प्रेम के हकदार नहीं है। या तो सड़क पे उतरो या विपक्ष की छोड़ो, तानाशाही को तुम झेलो, मैं नहीं झेलूंगा। जी 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 जी, समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और ये विपक्षी नेताओं को समझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा इस ढंग से लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, और इसलिए ये आपकी भावना यहाँ बिल्कुल सही है। ज़रा जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास आता हूँ, फिर प्रशांत जी आगे बढ़ते हैं, जल्दी से डिबेट को ख़त्म करने की ओर भी बढ़ेंगे। अमलेंदु जी, क्या ये हिंसा रुकते हुए आपको दिखाई देता है कि हिंसा वहाँ रुकने वाली है, रुक जाएगी आने वाले 9 तारीख के बाद? पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से चुनाव फिर सुधार वर्ड में यूज कर रहा था, तो अब मैं सुधार वर्ड यूज नहीं करूँगा। सुनील शुक्ला जी ने कहा सुधार वर्ड मत यूज कीजिए। तो चुनाव इलेक्शन कमीशन
थोड़ा अपनी साख को मजबूत करने की दिशा में बढ़ेगा। हालांकि अभी केस चल रहा है, अभी आज सुनवाई हुई है, कल भी सुनवाई है, कल उस सुनवाई को लाइव करूंगा और वो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया गया है, उस पर आज से सुनवाई शुरू हुई है दोस्तों। आज से शुरुआत उसकी हुई है। आज तो हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन कल भी लगातार अभी सुनवाई होनी है। वो सुनवाई लाइव आपके पास हम लेके आएंगे कि क्या दलीलें पेश की जा रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया और वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी और उनका एक नुमाइंदा, उनके गृह मंत्री दोनों रहते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी रहते हैं और 2-1 से यहाँ मामला जो है जिसका अपॉइंटमेंट करना हो जाता है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी। सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है, कल आप तक हम वो सुनवाई लेके आएंगे। लेकिन अमलेंदु जी, क्या यहाँ पर साख कमजोर, उसको मजबूत कैसे करेंगे? राजीव जी, एक तो जितनी साख कमजोर हो चुकी है चुनाव आयोग की, क्या इससे और भी ज्यादा कमजोर होगी? कुछ सवाल ये है, क्योंकि साख तो पूरी खत्म हो चुकी है, बची कहाँ है साख? और खुद जो है साख पे बैठ के जो है शाख को काट रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी और तीनों चुनाव आयुक्त तो मिलकर के। लेकिन राजीव जी, फर्ज कीजिए कि ये हिंसा आज हो रही है चुनाव के बाद, अगर ममता बनर्जी की सरकार होती है, ममता बनर्जी जीत गई होती और तब ये हिंसा हो रही होती, तब बीजेपी क्या मांग करती? बीजेपी यही मांग करती कि ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करो, ममता बनर्जी इस्तीफा दें, चूंकि उनकी सरकार में हिंसा हो रही है। तो जब आज सरकार में ज्ञानेश कुमार जी हैं, चुनाव आयोग है, तो ये इस्तीफे की मांग भारतीय जनता पार्टी ज्ञानेश कुमार से क्यों नहीं कर रही कि तुम नाकारा साबित हुए हो? तुमने 2.5 लाख वहां जो थी सेंट्रल की फोर्सेस नियुक्त कर दी और गृह मंत्री ने कहा था कि वहां 60 दिन तक सेंट्रल की फोर्सेस रहेंगी और टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका दिया जाएगा। तो या तो ये कहो कि टीएमसी के गुंडे उल्टे लटकाए जा रहे हैं, गृह मंत्री का काम किया जा रहा है, और अगर गृह मंत्री का काम नहीं किया जा रहा है तो ज्ञानेश कुमार नाकारा साबित हुए, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो, वरना हलफनामा देकर जो राष्ट्र से माफी मांगो। तीसरा कोई विकल्प ज्ञानेश कुमार के सामने नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कहती राजीव जी कि सरकार में इस समय ज्ञानेश कुमार जी हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार के मुखिया इस समय ज्ञानेश कुमार गुप्ता हैं। आपने भी कहा कि सोमवार से हिंसा शुरू हुई और आज बुधवार हो गया। आज बुधवार को ज्ञानेश कुमार जी को होश आ रहा है, उन्हें यह ध्यान आ रहा है कि अरे सरकार तो हम चला रहे हैं इस समय, वहां चीफ सेक्रेटरी हमारे अंडर में है, डीजीपी हमारे अंडर में है, जिले के तमाम मुखिया हमारे अंडर में है। 240 आपने जो है 242 स्पेशल ऑब्जर्वर्स भेजे हुए हैं, उसमें पुलिस के ऑब्जर्वर भी हैं और उसमें वो भी है सिंघम यहाँ से जो गया था, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। और इसके होते हुए अगर हिंसा हो रही है तो इसके लिए राजीव जी एकमात्र जिम्मेदार इस समय ज्ञानेश कुमार है, उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए और ये मांग किसी और को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। चूंकि अगर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होती तो ये इस्तीफा लिया जाता, मांगा जाता ममता बनर्जी का। अब राजीव जी, क्या 9 तारीख के बाद स्थितियां सुधर जाएंगी? मुझको नहीं लगता है कि स्थितियां कुछ सुधर जाएंगी, और इसलिए नहीं सुधरेंगी राजीव जी, एक तो बीजेपी ने ये स्वीकार कर लिया कि जो लोग ये कर रहे हैं वो उनके लोग हैं। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सामिक भट्टाचार्य, उन्होंने कल भी कहा कि जो लोग ये कर रहे हैं अगर वो नहीं रुकेंगे तो हमको पार्टी से निकालने पर मजबूर होना पड़ेगा। अरे रोका किसने आपको? जो आपको मजबूर होना पड़ेगा, निकाल के बाहर करो पार्टी से, कार्रवाई करो। किसने रोका है आपको? आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी पार्टी के ही लोग हैं। तो ये राजीव जी, जो भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चेहरा है, वो बंगाल में एक बार फिर खुलकर सामने आया है। जहां जहां राजीव जी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती हैं, और खासतौर से उन राज्यों में जहां पहले किसी और विपक्षी दल की सरकार होती है, हर जगह इसी तरीके की हिंसा होती है। उत्तर प्रदेश में भी जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, इसी तरीके की हिंसा की खबरें उत्तर प्रदेश से भी आई थी, और मुझे ध्यान पड़ रहा है खासतौर से देवरिया से जो थी वो दलितों के घर जलाए जाने की आई थी। तो इस तरह की खबरें राजीव जी आती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में शामिल है। ये जगह जगह मणिपुर बनाना चाहते हैं, ये पूरे देश को मणिपुर बनाना चाहते हैं राजीव जी। ये इनका असली चाल चेहरा है, और जहां जहां हिंसा होती है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। तो क्या हिंसा और भारतीय जनता पार्टी का चोली दामन का साथ है? ये भी राजीव जी सवाल यहाँ उठना शुरू हो गए। और अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री ने अब तक कान क्यों नहीं अमेठे वहां के डीजीपी के और चीफ सेक्रेटरी के? अमेठने चाहिए थे। अमित शाह जी 9 तारीख को जाएंगे, 4 तारीख को तो नहीं थे, तो उससे पहले वहां तैयारियां क्यों नहीं हो रही हैं? अगर आपका इसमें कोई योगदान नहीं है, ये जो हिंसा हो रही है, तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। सेंट्रल की फोर्सेस हैं वहाँ, वो कुछ कार्रवाई नहीं कर रही हैं। तो ये राजीव जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो सामने आया है।
कोई हिंसा रुकने वाली नहीं है। इसको बाकायदा उकसाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि हम जो है यहाँ आए हैं और हमने अपनी पताका जो है लहरा दी है। वास्तव में राजीव जी परिस्थितियां देश के सामने गंभीर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इससे कैसे निपटना है, क्या करना है, संजय राउत भी कह रहे थे कि भाई सबको मिल बैठ के रास्ता निकालना पड़ेगा। मनोज झा जो है आरजेडी के सांसद आज वो भी कह रहे थे कि भाई आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अगर पूरा सिस्टम जो है संवैधानिक संस्थाओं से लेकर और सेंट्रल की फोर्सेस और राज्य की पुलिस तक अगर सब वही शामिल हो जाए इसमें, तो आप इससे कैसे लड़ेंगे, ये रास्ता तो निकालना पड़ेगा। और राजीव जी आज परिस्थितियां ये हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से निपटा जा सकता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की सहमति से चुनाव आयोग सारे काम करता चला जाए, सेंट्रल की फोर्सेस जो है वो इस तरीके से वहां कानून व्यवस्था खराब करने में जुटी हो, तब इससे कैसे निपटा जाएगा, ये रास्ता निकालना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रशांत जी, यहाँ से खबर ये भी आ रही है कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं इसके खिलाफ, इस मैंडेट के खिलाफ जो हुआ है, और सारे प्रूफ प्रमाण ये सब के लिए सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाइए, ये सारी चीज़ें, सारे प्लानिंग चल रही है अंदर खाने। क्या आपको लगता है कि जो SIR के समय हुआ, अब उसके बाद अब तो ये भी कहा जा सकता है कि अब तो हो गया, मैंडेट आ गया है, चलो 5 साल बाद देख लेंगे? पूरी करनी चाहिए। जी जी, आ रही आवाज आ रही। सुप्रीम कोर्ट जाने की औपचारिकता जरूर पूरी करनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, इंसाफ करेगा, इसमें मुझे बहुत शक है, और वो पिछले ट्रेंड को देखते हुए शक है। और सुप्रीम कोर्ट में मतलब जजेस के दिमाग में क्या है हम नहीं कह सकते, लेकिन मेरा मोटा मोटा जो अब तक का जो ट्रेंड आया है, जब तक के फैसलों का ट्रेंड दिख रहा है, तो मुझको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फैसला आने वाला है जो बीजेपी के राजनीतिक हितों को के खिलाफ जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट, ये जो मौजूदा बेंच है, उससे ये फैसला की उम्मीद मुझे नहीं है। और ये वक्त बड़ा अहम है, टर्निंग पॉइंट है देश के लिए, कि हमको साफ साफ बात करनी पड़ेगी। किसी को भी बेनिफिट ऑफ डाउट, कोई देवी देवता बना कर पूजा किसी की नहीं करनी चाहिए। भारत के संविधान ने सबको शक्तियां दी हैं, और भारत का सबसे बड़ा जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है वो भारत के लोग हैं। पहली लाइन, हम भारत के लोग, उससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कोई नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि औपचारिकता पूरी करनी चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट के जज कह चुके हैं ना कि अगर विक्ट्री मार्जिन से ज़्यादा डिलीशंस होंगे तो हम सोचेंगे। बहुत अच्छी बात है सोच रहे हैं, लेकिन सोचने में कितने साल लगाएंगे आप? 5 साल, 6 साल, 10 साल? एक है कि अगर आप रिप्रेजेंटेटिव RP एक्ट पढ़ेंगे तो बड़ा फंडामेंटल सेक्शन 17C है शायद, सेक्टर 17 में बहुत साफ तौर पे आपको दिखाई देगा कि SIR नाम के कोई चीज जो है, जिस प्रकार से SIR चुनाव आयोग कर रहा है वो नहीं है। और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, पूर्व चुनाव आयुक्त इस बात को कह चुके, तमाम लोग कह चुके। तो ये सुप्रीम कोर्ट इसमें 8 महीने से सेमिनार कर रहा है, उसकी क्या जरूरत है? अब एक दूसरा किस्सा देखिए, जो हिंसा हो रही है। कल राहुल गांधी ने सुबह, कल या परसों ट्वीट किया, ट्विटर में डाला, सोशल मीडिया पे, कि तृणमूल कांग्रेस की हार पे जो कांग्रेस के लोग जश्न मना रहे हैं उसको बंद कर दे। तुरंत बंद हो गया, तुरंत रुक गया, एकदम बिजली के स्विच की तरह रुक गया। तो क्या नरेंद्र मोदी ये अपील नहीं कर सकते कि हिंसा बंद कर दे बंगाल में? अगर नरेंद्र मोदी अपील करेंगे तो हिंसा बंद हो जाएगी 5 मिनट में, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। ये जो व्यक्ति, शर्म की बात है कि देश का ऐसा प्रधानमंत्री है हमारे पास कि जो अपने देश की यूनिवर्सिटी के खिलाफ हेट स्पीच दे रहा है।
अभी प्रोफेसर उज्ज्वल बता रहे थे ना कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी घुस गए, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के खिलाफ नफरत भरे भाषण किसने दिए? नरेंद्र मोदी ने दिए। तो अगर नरेंद्र मोदी भाषण देंगे नफरत भरे, तो जो उनका नीचे का कार्यकर्ता जाएगा ही डंडे लेकर मारेगा लोगों को। उसको मालूम है कि मोदी जी कह चुके हैं तो पुलिस कुछ नहीं करेगी। 2.5 लाख सीआरपीएफ लगी हुई है और वो कुछ नहीं कर रही है। लुटपट रहे लोग, मारे जा रहे हैं, आग जल रही है, बुलडोजर चल रहे हैं। तो ये अराजकता है, लेकिन इस अराजकता के का भी इलाज है। दुनिया में तमाम तरीके के अराजक शासक आए और चले गए। अभी हमने हंगरी में देखा है पिछले महीने जी, बिल्कुल यही टेम्पलेट, डिलिमिटेशन कर दो, वोट काट दो, एक गोदी मीडिया बना दो, जुडिशरी में अपने आदमी घुसेड़ दो, यही बिल्कुल टेम्पलेट, बिल्कुल अक्षरशः। लेकिन चले गए अंत में, जनता जाग गई। भारत की जनता को जागने में टाइम लगता है, लेकिन वहां भी राजीव जी अपोजिशन ने पहला काम ये किया था कि पहला काम उन्होंने मीडिया का बायकॉट किया था। जब तक ये हिंदू मुसलमान मीडिया का अपोजिशन को इलाज नहीं करता है, आप जाके वहां बैठते रहेंगे, उनकी लेजिटिमेसी बनाते रहेंगे। वही मीडिया आपको आज वही मीडिया ममता बनर्जी की जीत, ममता बनर्जी की हार को बता रहा है ना कि ये हार एंटी इनकम्बेंसी से हुई है। आप जाके बैठते रहिए, 5 मिनट वो आपको बैठाएंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, और उसके बाद बाकी समय वो अपना काम करते हैं। और ये अनंत काल तक ये चलता रहेगा। आज मोदी आए, कल कोई और आएगा। तो जब तक अपोजिशन इस मीडिया कुछ नहीं करेगा, ये एग्जाम्पल हमारे पास हंगरी का है, ये एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप का भी है। मीडिया, उसने भी मीडिया के साथ अलग पैदल मीडिया अपना क्रिएट किया। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया का जिक्र तो आएगा ही, क्योंकि उसके ज़रिए समाचारों का आदान प्रदान होता है। कौन सी सही खबर, कौन सी गलत खबर, ये आपको तय करना है। आप तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, समय ख़त्म हो गया है और ख़त्म हो गया तो ख़त्म करें अब। लेकिन प्रोफेसर चौधरी साहब, ज़रा आपसे एक छोटा सा कमेंट चाहता हूँ। आपको लगता है कि अब ये लड़ाई जो है सड़क से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुँचेगी? लड़ाई की जरूरत है, सोशल मीडिया में भी, सड़क में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। आज के तारीख में 720 डिग्री कम्युनिकेशन इज द ओनली वे आउट। 720 में वायरलिटी के हर एंगल से देखा जाता है। अब पहले 360 डिग्री बोलते थे, आज 720 डिग्री बोलते हैं। तो वायरलिटी क्रिएट करने के लिए हर एंगल में जाना जरूरी है। कानूनन तरीके रिसर्च करके उसके सारे वैसे कुछ कुछ किए थे इन्होंने इस कैंपेन के टाइम में। मैंने पहले दिन बताया भी था। एक ही कम्युनिकेशन में एक तरफ में समझो अनएम्प्लॉयमेंट लेकर क्लेम जो कर रहा है बीजेपी, और हरियाणा में जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, हर मुद्दे पे ऐसा किया था। तो उस तरह का वायरलिटी बहुत जरूरत है। काफी माने 2-2 मिलियन व्यूज हुए हैं वो सब कम्युनिकेशन का। वो भी एक चाहिए, और रास्ते पे भी चाहिए, केवल सोशल मीडिया में नहीं, रास्ते पे भी चाहिए। कोर्ट में भी जाए। कोर्ट में तो आप सिर्फ कानून के लाइंस और जो धाराएं उसको मेंशन करते हुए बोलिए, आप देश का ही कानून इम्प्लीमेंट कीजिए, दैट्स ऑल। और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल लेवल में भी हमें कई अभी भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये काम हो सकती है। आई अप्रिशिएट कि लोगों ने कहा, यहाँ पे हमारे अग्रज लोग कहें कि एक एक अपोजिशन नेता के साथ 2-2, 3-3 करोड़ जनता है, उस हिसाब से बोला जाए तो 20% वोट कांग्रेस, 19% वोट कांग्रेस को भी मिला था पिछले चुनाव में। सो मिला जुला के अगर एक साथ में अगर आप एक विजुअल लाओ कि ममता दीदी, राहुल, केजरीवाल, अखिलेश और क्या कहते हैं स्टालिन और उद्धव ठाकरे और तेजस्वी, ये एक लाइन में एक साथ में एक बड़े जनता को लेकर समझो रामलीला के सामने जा रहे हैं। बंगाल में इमीडिएट तो करना चाहिए बंगाल में, लेकिन अगर कोई आता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं, ममता के लिए बोलती जाएगी, तो वो इम्पैक्ट नहीं बनेगा।
तो ये सारे इस तरह का, लेकिन वो लड़ाकू वाला माइंड जो आपके यहाँ पैनल में दिखता है वो ऑपोजिशन में नहीं दिख रहा है अभी, तो वो दिखना जरूरी है और अगले 7 दिन के अंदर दिखना जरूरी है। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी जाए कोई बात नहीं, वो अलग लोग अलग टीम काम करेगी। सो ये बहुत सीट पकड़ के अगर ये बताया जाए इस सीट में कितना डिलीट हुआ है, कितना मार्जिन रहा है, लास्ट 13वें राउंड तक कहां तक गया और आखिरी 18 राउंड में आकर क्या हो गया, इस तरह से पूरा अगर डेटा के साथ दिया जाए और उस सीट पे कुछ लोगों को जो मारपीट की गई उसके जो भी वीडियो है जो भी पिक्चर है वो लिस्ट, तो उस तरह का अप्रोच है, वो अप्रोच नहीं दिख रहा है अभी तक। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। एक छोटा सा कमेंट सुनील जी हैं जी, जी आपको भी लगता है कि अभी ये मामला जो है जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट, सड़क, तमाम जगहों पे होना चाहिए? आपको लगता है कि नहीं, जी यह एक राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक दलों को इसको राजनीतिक मुद्दे की तरह से ही लड़ना चाहिए। यह जन आंदोलन खड़ा करना, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, लोगों को यह बताना कि आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का तौर तरीका क्या है, किस तरीके से संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है, कैसे चुनाव को मैनेज किया जा रहा है और उसको जनादेश का नाम दिया जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर के एक राजनीतिक मुद्दा खड़ा करना पड़ेगा। निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय जाना जरूरी है, सर्वोच्च न्यायालय के सामने, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में जब आप तथ्यों के साथ जाते हैं उसकी भी जानकारी लोगों को मिलती है कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय में हो क्या रहा। क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है वो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश है, वो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश है। तो यह जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश, आप देखिए कि लोग जब ये मतदान हुआ तो बड़े पैमाने पर बीजेपी के लोगों ने प्रचारित करना शुरू किया कि बड़े भारी मतदान हुआ, बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल करके आए। जब आंकड़े आ गए कि पिछले 10 विधानसभा चुनावों की तुलना में सबसे कम वृद्धि हुई है मतदाताओं में, यह नैरेटिव खत्म होने लगा। लोग जब बताने लगे कि आपने मूल अंक ही कम करके आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, आप कितने मतदाता बढ़ गए, अगर 84% से 92% मतदान बढ़ गया तो ये संख्या भी तो बढ़नी चाहिए, संख्या बढ़ी 30 लाख। बिल्कुल। तो ये जो तमाम बीजेपी के नैरेटिव्स हैं उस नैरेटिव को खारिज करना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है और वो सामूहिक रूप से ही होगा। अब आपको आपस में यह तय करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आखिर इंडिया दल समूह का नेता कौन है, किसकी अगुवाई में हर आदमी नेता बनने लगेगा तो काम नहीं चलने वाला। लोगों को भी आपको एक तरह के एक विकल्प देने की आवश्यकता पड़ेगी और यह संदेश देना पड़ेगा कि आप एकजुट हैं। आपको संदेश देना पड़ेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ताकत के साथ संगठित तरीके से लड़ने के लिए आप तैयार हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर एक पिक्चर जो है धीरे धीरे क्लियर होते हुए आप देखेंगे और अभी हालांकि जल्दबाजी है और बहुत कुछ अभी होना बाकी है। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले शांति हो, हम यही उम्मीद करते हैं कि हिंसा ना हो, शांति हो और उसके बाद सरकार गठन हो। लेकिन दूसरी तरफ जिस ढंग से चोरी, धांधली, इन सब के आरोप लग रहे हैं, वो आरोप जो है अगर चुनाव आयोग ने कोई चोरी नहीं करवाई, वहाँ किसी तरह की धांधली नहीं हुई है तो उसे साबित करे और बताए कि विपक्ष जो है वो गलत कह रहा है। अदरवाइज विपक्ष के आरोप जो हैं वो सही साबित होते हैं तो फिर चुनाव के आगे, चुनाव की जो प्रोसेस है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उधर भी बहुत कुछ होना बाकी है तमिलनाडु में, देखते हैं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि डीएमके, एआईडीएमके दोनों के बीच बातचीत चल रही है। राज्यपाल ने 118 लोगों के सिग्नेचर वाले पूरे दस्तावेज मांगे हैं एक्टर विजय से और उन्होंने 111 लोगों के सिग्नेचर या 113 लोगों के सिग्नेचर दिए हैं। ये सब कुछ चल रहा है। क्या शपथ ग्रहण कल होगा वहाँ पे तमिलनाडु में या